हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 27 फ्रॉम गाइटन फिजियोलॉजी। चैप्टर का नाम है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीनल ब्लड फ्लो एंड देयर कंट्रोल। रीनल फिजियोलॉजी का ये सेकंड चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि फिल्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, बेसिक देखें कॉन्सेप्ट ये है कि दिस हेयर इज द बॉमन कैप्सूल और ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है। देयर इज एन afferent arteriole which is coming towards the Bowman capsule और फिर इस afferent arteriole से बहुत सारी कैपिलरीज बनती हैं। इस stuft of capillaries को हम क्या नाम देते हैं? glomerulus या glomerular capillaries and then the blood goes away by the afferent arteriole। अब जब यहाँ पे ये कैपिलरीज आती हैं तो यहाँ से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। दिस फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलस से हो रही है ना, देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जितने रेट पर ये होती है उसके रेट को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आज बेसिकली हमको यही समझना है बहुत डिटेल में कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये कैसे होती है, किन फोर्सेस की वजह से होती है, क्या क्या चीज़ें फिल्टर होती हैं और क्या क्या चीज़ें फिल्टर नहीं होती। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रीनल एक्सक्रीटरी जो यूनिट है नेफ्रॉन उसका, कि हाउ ग्लोमेरुलस के अंदर से चीज़ें निकल कर फिल्टर होकर आती हैं बॉमन कैप्सूल में। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिर ब्लड फ्लो की कुछ बात करेंगे और उसके कंट्रोल की। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Glomerular filtration is the first step in the urine formation. It's an important point. यूरिन फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है यानी ब्लड की फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप यही है कि द ब्लड गेट्स आउट from not the blood actually, you know, components of the plasma. It gets out and it is filtered from the glomerular capillaries into the Bowman capsule. ये पहला स्टेप है। इस पहले स्टेप को हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन। अब ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है इट इज़, ये बात आपको समझ में आ गई कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। रिमेंबर, इसमें होता ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड थ्रू दी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कम इनटू द बॉमन कैप्सूल। और कितना लार्ज अमाउंट? अबाउट 180 लीटर्स पर डे। यानी ये ब्लड जब यहाँ से गुजरता है बॉमन कैप्सूल में जो मौजूद ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, पूरे दिन की अगर बात करें तो ये फिल्ट्रेशन को अगर टोटल करें सो इट इज़ अबाउट 180 लीटर्स। इट्स अ वेरी वेरी बिग अमाउंट। सो तकरीबन 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन ये सारे का सारा फ्लूइड यूरिन बन के निकल नहीं जाता, यानी आप 180 लीटर यूरिन रिलीज नहीं करते। मोस्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट, अब ये जो फिल्टर होके चीज़ें यहाँ पर आई हैं बॉमन कैप्सूल में, यहाँ जो चीज़ जाएगी ना, वाटर निकल के आएगा, सोडियम निकल के आएगा, तो वो तमाम चीज़ें जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से निकल के बॉमन कैप्सूल में जमा हो गई हैं, इन सब को, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके रेट को नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लेकिन ये जो लिक्विड यहाँ आ गया है इसे नाम देते हैं फिल्ट्रेट। तो ये सारी टर्म समझना ज़रूरी है वरना आगे डिस्कशन समझ भी नहीं आएगा। ओके, द मोस्ट ऑफ दिस फिल्ट्रेट is reabsorbed, leaving only about 1 liter of fluid to be excreted each day। यानी आप 180 लीटर दिन में फिल्टर करते हैं लेकिन बाकी सारे का सारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है, आपके ब्लड में वापस चला जाता है। तकरीबन 1 लीटर पर डे इज द अमाउंट ऑफ यूरिन दैट यू एक्चुअली पी आउट, विच यू एक्चुअली excrete। ओके, द हाई रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन अ हाई रेट of kidney blood flow as well as the special properties of glomerular capillary membranes. In this chapter, we will discuss the physical forces that determine the glomerular filtration rate, as well as the physiological mechanisms that regulate GFR and renal blood flow. तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जो फिल्ट्रेशन की कहानी है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इतना सारा फिल्ट्रेशन यानी 180 लीटर्स पर डे में कैसे होता है, फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फिल्ट्रेट को बनाने में दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अब ब्लड फ्लो की भी बात करेंगे। सो दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि हम यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप कर रहे हैं विच इज़ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आप सबके जहन में कि कंपोजिशन क्या होती है जब यहाँ से मैं बार बार कह रहा हूँ ब्लड फिल्टर हो के ग्लोमेरुलर कैपिलरी से निकल के बॉमन कैप्सूल में आता है। सो वी आर अगेन थिंकिंग अबाउट कि जी क्या कॉम्पोजिशन हो सकती है, यानी क्या चीज़ें निकल के ग्लोमेरुलस से आती हैं बॉमन कैप्सूल में। क्या सारे का सारा ब्लड निकल के आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सेल्स हैं
सेल्स फिल्टर होके नहीं आते। बिल्कुल इसी तरह जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर होके नहीं आती। अच्छा, फिर वो चीज़ें जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच्ड हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, ये चूंकि प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं तो ये भी फिल्टर होके बहुत बड़ी अमाउंट में नहीं आते। सो देयर आर थिंग्स विच डू नॉट फिल्टर एंड देन देयर आर थिंग्स विच ईजिली फिल्टर। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर ईजिली फिल्टर्स। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, sodium easily filters. Glucose, glucose easily filters. These are the things which can easily filter. Okay, so there are things which can filter, there are things which cannot filter, जिसका मतलब ये हुआ कि obviously blood की composition different होगी और यहाँ जो filtrate आया है उसकी composition different होगी। अगर तो cells भी आ जाते, प्रोटीन भी आ जाती, कैल्शियम भी आ जाता, ये सब चीज़ें भी आ जाती, तो हम कहते हैं कि जो filtrate है it's actually blood, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें से चीज़ें filter होके आती हैं। ओके, सो composition क्या है glomerular filtrate का? Like most capillaries, the glomerular capillaries are relatively impermeable to proteins, so the filtered fluid is essentially protein free, यानी प्रोटीन फिल्टर होके नहीं जाता, and also devoid of cellular components such as the red blood cell, यानी जो ब्लड के सेल्स हैं वो भी फिल्टर नहीं होते और प्रोटीन भी फिल्टर नहीं होती। The concentrations of other constituents of glomerular filtrate, including most salts, organic molecules, are actually similar to the concentrations of the plasma, यानी बाकी सारी चीज़ों की concentration ऐसी ही है जैसी प्लाज्मा में, यानी यहाँ होगी ब्लड में उतने का उतना ही वैसी ही concentration में अमाउंट निकल के glomerular filtrate में आ जाता है। only the cells don't come and the proteins don't come, ये important है। okay, exceptions to this generalization include a few low molecular weight substances such as calciums and fatty acids, ये भी बहुत बड़ी अमाउंट में फिल्टर नहीं होते और इसका रीज़न ये है because they are some of them actually are bound to the plasma protein, तो हर वो चीज़ जो प्रोटीन से बाउंड होगी वो भी फिल्टर नहीं होगी। okay, now for example almost half of the plasma calcium and most of the fatty acids are bound to the proteins, and these bound proteins, portions of proteins, are not filtered, so they are not filtered। okay, तो ये हेडिंग बिल्कुल क्लियर हो गई कि क्या कॉम्पोजिशन होता है ऑफ द फिल्ट्रेट। नाउ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट 20% ऑफ द रीनल प्लाज्मा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको जरा गौर से सुने, सो पे अटेंशन टू दिस। सिमिलर टू अदर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज फिल्टर फ्लूइड एट अ रेट दैट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। क्या क्या चीज़ें हैं? द बैलेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैं समझाता हूँ कि ये दोनों प्रेशर्स क्या हैं, विच आर एक्टिंग अक्रॉस the capillary membrane, and then there is a capillary coefficient which is the product of permeability and filtering surface area of the capillaries। बड़ा important point है। देखें जो capillary है, suppose this is a capillary, okay, अब इस capillary से blood निकल के जाना है यहाँ Bowman capsule के अंदर, so suppose this is the Bowman capsule। अब capillary में जो भी चीज़ें फिल्टर होंगी they will be filtered according to a mechanism। उन पर, उन तमाम चीज़ों पर एक प्रेशर लग रहा होता है हर वक्त जो कि उन चीज़ों को अवे फ्रॉम द कैपिलरी इनटू द बॉमन कैप्सूल पुश करता है। इस प्रेशर को हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये है कि वो प्रेशर जो कैपिलरी के अंदर मौजूद चीज़ों पर लगता है, इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। बेसिकली यहाँ ज़ाहिर है ब्लड गुजर रहा है तो इसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, वो प्रेशर चीज़ों को बाहर की तरफ पुश करेगा, इसे हम नाम देते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अच्छा, कुछ प्रेशर्स कैपिलरी में ऐसे भी होते हैं जो इन चीज़ों को अंदर ही रहने पर मजबूर करते हैं। इसका आसान ज़बान में ये कह सकता हूँ कि दे ट्राई टू पुल द सब्सटेंसेस टू रिमेन विद इन द कैपिलरी, दे डोंट पुश द सब्सटेंसेस बट दे पुल द सब्सटेंसेस। इस प्रेशर को जो कैपिलरी से बाहर नहीं निकालता चीज़ों को बल्कि अंदर ही रखने की कोशिश करता है, दिस इज़ नोन एज ऑनकोटिक प्रेशर। और ये जो ऑनकोटिक प्रेशर है इट इज़ लार्जली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। सो बेसिकली देयर आर टू प्रेशर्स इन अ कैपिलरी, और वो जो दो प्रेशर हैं, वन इज़ फोर्सिंग द थिंग आउट ऑफ द कैपिलरी, द अदर वन इज़ फोर्सिंग थिंग्स टू रिमेन इन। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब सिंपल सी बात है, इफ़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ मोर, things will be filtered. If oncotic pressure is more, things will remain in the capillary. एक ये सिनेरियो है। फिर एक सिनेरियो ये हो सकता है कि if oncotic pressure is less, oncotic pressure जब कम होगा तो चीज़ें मतलब सोडियम, वाटर, ये सब चीज़ें कैपिलरी में नहीं रहेंगी बल्कि बाहर निकलेंगी। सो या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाए या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, इन दोनों सूरतों में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बढ़ जाए।
जाएगा. ओके, सो दैट्स द कॉमन बेसिक स्टफ जिसके बगैर आपकी अंडरस्टैंडिंग यूरिन फॉर्मेशन की नहीं बन सकती. नाउ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैव मच हायर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन than most other capillaries in the body because of a higher glomerular hydrostatic pressure and a large coefficient fraction for filtration. So चूँकि surface area भी बहुत ज़्यादा होता है, so the coefficient is very high, the KF, the coefficient is the filtration coefficient, and also the hydrostatic pressure within the capillary is very high. So think about it. ये बड़ा simple conceptual stuff है कि we have a tuft of capillaries. इस capillary के अंदर blood है और इस blood में कोई ना कोई pressure है. The pressure which is pushing things out into the Bowman capsule, this pressure is known as hydrostatic pressure. और ये hydrostatic pressure capillaries का ज़्यादा होता है because it's more, it pushes things into the Bowman capsule. एक ये factor है. फिर coefficient भी बहुत high है filtration का. So बड़ी ठीक ठाक filtration होती है. और ये जो ठीक ठाक फिल्ट्रेशन है वो कितनी ठीक ठाक है? इट्स अबाउट 180 liters per day. So it's actually a big amount of filtration. In the average adult human, the GFR का मतलब क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी जिस तेज़ी से फिल्ट्रेशन होगी उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. इट इज़ अबाउट 125 ml per minute which equals to 180 liters per day. यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 125 ml है पर मिनट, और एक घंटे के लिए अगर आप निकालें तो इसको मल्टीप्लाई करें 60 से, और दिन में कितने घंटे होते हैं? There are 24 hours. So that equation 125 into 16 to 24 will give you an answer of 180 liters per day. यानी पूरे दिन में 180 liters filtrate बनता है. The fraction of the renal plasma flow that is filtered is about 0.2, जिसका मतलब ये है कि जितना भी ब्लड किडनी में आता है पूरे दिन में, उसका तकरीबन किडनी में आता है इज लाइक स्लैंग वर्ड, आप कह सकते हैं किडनी से गुजरता है. सो उसका तकरीबन 20% इज ऑल्सो फिल्टर्ड. ओके, सो दैट्स अ बिग फ्रैक्शन ऑफ द पासिंग ब्लड. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज अबाउट 20% ऑफ द रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी जितना उसमें से ब्लड या प्लाज्मा गुजर रहा है उसमें से 20% फिल्टर हो जाता है. और फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं विच इज़ द GFR डिवाइडेड बाय द रीनल प्लाज्मा फ्लो, यानी कितना GFR बना और प्लाज्मा ब्लड फ्लो कितना था, इनका जो रेशियो है दैट इज़ नोन एज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन इट इज़ 20%. ओके, यानी 20% ऑफ द टोटल ब्लड फ्लोइंग थ्रू द किडनी विल बी फिल्टर्ड. Now we have to talk about a very important topic which is the glomerular capillary membrane. अब ये जो glomerular capillary membrane है, it has some specific characteristic. इसके कुछ खास चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम डायग्राम भी देख लेते हैं. नॉर्मली बॉडी में कई जगहों पे कैपिलरीज होती हैं, so we have a lot of capillaries throughout the body, but यहाँ थोड़ा मामला डिफरेंट है. So this is Bowman capsule, और ये Bowman capsule का स्पेस है और नीचे पूरा नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ ऑब्वियसली कैपिलरी है. ठीक है, दिस इज द कैपिलरी. अब नॉर्मली कैपिलरी में क्या होता है, एक इनर लेयर होती है एंड दिस इनर लेयर इज़ नोन एज एंडोथीलियम. तो एंडोथीलियम इज़ द इनर मोस्ट लेयर. उसके बाहर फिर एक लेयर होती है विच इज़ नोन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो वी हैव एंडोथीलियम, वी हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये पूरी बॉडी की कैपिलरीज में होते हैं. अब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ये बाहर एक और भी लेयर ऑफ सेल होती है. उस लेयर ऑफ सेल को हम नाम देते हैं, दीज आर स्पेशल सेल्स एंड दे आर एक्चुअली एपिथेलियल सेल्स. सो देयर इज एंडोथीलियम विच इज़ इनसाइड the capillary, then there is a basement membrane, और उसके बाहर cells हैं which are epithelial cells and they are called podocytes. तो ये तीन layers होती हैं glomerular capillaries में. Now that's a unique structure. बॉडी में बाकी जगहों पे ऐसा नहीं है. बाकी जगहों पे there are two layers only, endothelium and basement membrane. लेकिन glomerular capillary के सिलसिला ये है कि there is an endothelium, there is a basement membrane and then there is an epithelial layer which is called podocyte. अगर आपको मैं डायग्राम पे दिखाऊं, there was a very nice diagram, this one. So this is the Bowman capsule, और ये फिर नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से. दिस इज द afferent arteriole, ब्लड आ रहा है, एंड दिस इज द efferent arteriole, ब्लड जा रहा है, एंड ऑल दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क. तो ये जो लाल लाल नीचे कैपिलरीज नजर आ रही हैं उसके ऊपर ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं जिनके फुट प्रोसेसेस हैं, ये सेल्स कहलाते हैं पोडोसाइट्स. अगर एक सेक्शन लेकर इसको बड़ा करके देखें, सो लुक हियर,
सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर डेवलपिंग योर कॉन्सेप्ट। यहाँ कहीं कैपिलरी का ल्यूमेन होगा और ये फर्स्ट लेयर है विच इज़ द एंडोथीलियम, उसके बाद देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाहर ये जो सेलुलर लेयर है विच इज़ एपिथीलियम, या इन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, द सेल्स आर ऑल्सो नोन एज पोडोसाइट्स। तो ये 3 लेयर्स हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2 एंड लेयर नंबर 3 इन दी कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस। बाकी जितनी भी कैपिलरीज बॉडी में हैं उनमें एंडोथीलियम भी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, बट ये इस तरह से पोडोसाइट्स नहीं होते। ओके, एंड दीज पोडोसाइट्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भी थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे भी इनके बारे में। नाउ टुगेदर दीज 3 लेयर्स मेक अप द फिल्ट्रेशन बैरियर व्हिच डिस्पाइट बीइंग 3 लेयर्स फिल्टर्स सेवरल 100 टाइम्स एज मच वाटर एज द सॉल्यूट्स, यानी इनका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो देयर आर 3 लेयर्स, 3 लेयर्स हैं, तो 3 लेयर्स उनके ऐसे लगता है कि इसमें से फिल्ट्रेशन शायद नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें से एक्चुअली ठीक ठाक फिल्ट्रेशन होती है। मैंने आपको बताया कि अबाउट 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस पर डे। ओके, और उसका रीज़न है बिकॉज देर आर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस अवेलेबल। सो फॉर एग्जांपल जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसमें पोर्स हैं, एंड दीज पोर्स आर कॉल्ड फेनेस्ट्रेशंस, एंड देन यू आल्सो सी विद इन दी पोडोसाइट्स देर आर स्लिट स्पेसेस, तो देर आर स्पेसेस जिसमें से फिल्ट्रेशन ईजिली हो सकती है। ओके, इट्स नॉट अ जैम पैक सिस्टम। सो द हाई फिल्ट्रेशन रेट अक्रॉस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन is due partly to its special characteristics. The epithelium is perforated and they have fenestra. So ये जो perforations हैं, these perforations are the fenestra जिसमें से filtration का process बड़ा easily होता है। Okay? Now similar to the fenestrated capillary, जैसे liver में होती हैं, liver में भी ये fenestrations हमने पढ़ी थी, ठीक है? Now surrounding the basement membrane endothelium के आसपास है, ठीक है? तो और basement membrane के surrounding में क्या चीज़ है? पोडोसाइट्स मौजूद हैं। अब ये जो पोडोसाइट्स हैं, these podocytes also contain slits जहाँ से चीज़ें गुजर सकती हैं। दे हैव फूड प्रोसेसेस, एक्चुअली ऐसे देखें ये फूड प्रोसेसेस हैं। सो इफ दिस इज द पोडोसाइट, इसके ऐसे फूड प्रोसेसेस हैं, और इन फूड प्रोसेस के बीच में गैप बनता है विच आर नोन एज द स्लिट स्पेसेस, तो उसमें से भी फिल्टर। तो बेसिकली बात यह है इस पूरे पैराग्राफ की कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइंड है कि उसमें ठीक ठाक फिल्ट्रेशन हो सकती है। 3 लेयर्स हैं, जो पहली लेयर है एंडोथीलियम, उसमें होल्स हैं, जो थर्ड लेयर है पोडोसाइट की, उसमें स्लिट प्रोसेसेस हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं फिल्ट्रेशन को। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन तीनों लेयर्स में, चाहे वो एंडोथीलियल लेयर हो, चाहे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, या चाहे वो पोडोसाइट्स हो, देयर इज़ अ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन। पर्टिकुलरली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसमें कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकन जो फाइबर्स हैं उनकी अरेंजमेंट ही ऐसी है कि द ओवरऑल चार्ज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नेगेटिव। सो व्हेन वी से द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नेगेटिव चार्ज एंटिटी, इसी तरह पोडोसाइट्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, इसी तरह एंडोथीलियम। तो यहाँ से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का गुजरना मुश्किल हो जाता है। सो इफ एनी मॉलिक्यूल इज अ पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल इट मे स्टिल पास, लेकिन प्रोटीन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स के नॉट पास। तो प्रोटीन पास ना हो इसके लिए एक तो ये सारा जो सिस्टम है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज। दूसरा ये जो होल्स हैं इनकी एक लिमिट है, प्रोटीन बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं वो इन होल्स में से नहीं गुजर सकते। सो पूरा जो ग्लोमेरुलर अपैरेटस है वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि प्रोटीन्स न गुजरें, वो चीज़ें जो प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड हैं वो भी फिल्टर ना हो, और बाकी छोटे मॉलिक्यूल सारे इजीली फिल्टर हो जाएं। ओके, दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट। राइट, नाउ अब बात को आगे बढ़ाते हैं। स्लिट पोर्स मैंने आपको बता दिए जो कि पोडोसाइट्स में होते हैं। द एपिथेलियल सेल्स आल्सो हैव नेगेटिव चार्जेस एंड दे रिपेल द प्रोटीन्स एंड दे नॉट अलाउ द प्रोटीन्स टू फिल्टर। तो ऑल दिस पैराग्राफ इज वेरी वेल क्लियर। नाउ फिल्टरेबिलिटी ऑफ सॉल्यूट्स इनवर्सली रिलेटेड टू देयर साइज इज अ वेरी इजी हेडिंग टू अंडरस्टैंड। देखो एक ये सुराख है, इस सुराख में से अगर मुझे ये चीज़ गुजारनी है गुजर जाएगी, इस सुराख के बराबर की भी चीज़ गुजारनी है गुजर जाएगी, लेकिन अगर मैं ये गुजारना चाहूँ इसमें से नहीं गुजरेगा। दैट्स what is written here. Filterability यानी ability to filter of solutes is inversely related. The larger the size, the lesser the filtration capacity. Easy stuff है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। The glomerular capillary membrane is thicker than most other capillaries, but it is also much more porous. So यहाँ पे ये जो pores मौजूद हैं, कहाँ गई भाई डायग्राम, ये जो pores मौजूद थे, इन pores से बड़ी चीज़ तो इन pores में से नहीं गुजर सकती ना। That's the simple story. This is what is written all in here. Now, a filterability of 1 means the substance is filtered as freely as water, whereas a filterability of
0.75 means the substance is filtered 75% as rapidly as water. तो एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन इज प्रोटीन. सो एल्ब्यूमिन की फिल्टरेबिलिटी क्या होगी? 0, बिकॉज वो बिल्कुल फिल्टर नहीं होता. सो इफ यू लुक एट दिस टेबल हियर, वाटर की फिल्टरेबिलिटी यानी इसके फिल्टर होने की कैपेसिटी स्टैंडर्ड है. यहाँ दिए हुए हैं मॉलिक्यूलर वेट्स. सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट वाटर से ज़्यादा है 23, फिर भी इसकी फिल्टरेबिलिटी इक्वल टू वाटर है. ग्लूकोज ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर. इन्यूलिन यानी ये काफ़ी ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं फिल्ट्रेट में. बट लुक एट मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन की फिल्टरेबिलिटी ओनली 0.75 यानी 75% ऑफ द मायोग्लोबिन, या द बेटर वे ऑफ पुटिंग दैट वुड बी कि मायोग्लोबिन की जो फिल्टरेबल कैपेसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में ओनली 75% है. ओके, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन एंड इसकी फिल्टरेबिलिटी बिल्कुल जीरो है, ऑलमोस्ट क्लोज टू 0.0005. ओके, so that table gives you a very good idea and understanding of what are the filterability values. 1 means equal to water. Anything 1 is as same fast as water. Anything less than 1 means slower, and 0 means it does not pass. Okay, the next heading is, so ये तो था size, यानी जितनी बड़ी चीज़ होगी वो उतना मुश्किल से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी. एंड द सेकेंड वेरिएबल इज द नेगेटिव चार्ज. हर वो चीज़ जो नेगेटिवली चार्ज्ड है इट विल pass comparatively easy. So for example ये hole है in the capillary endothelium which is the fenestrae. Now there is this substance and then there is this substance. अब इन दोनों substance का size जो है वो almost equal है, so they can both pass through this very easily. But मैं कहता हूँ कि this is positively charged substance and this is a negatively charged substance. Now although इसका size इसमें से गुजरने वाला है but इसका passage अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा. There will be low filtration because इस पे charge negative है. Negative charge यहाँ पूरे capillary apparatus पे भी है. ये जो मॉलिक्यूल है ये बड़ा इजीली और तेजी से गुजर जाएगा क्योंकि इसका साइज भी फीजिबल है और इस पे चार्ज भी क्या है? पॉजिटिव. विच मीन्स कि इस होल में से साइज की वजह से इजीली गुजरेगा. और चूंकि पूरा ये होल किस चीज में? कैपिलरी में ना. कैपिलरी में कौन सा चार्ज अरेंज्ड है? नेगेटिव चार्ज. द पॉजिटिव चार्ज विल एक्चुअली इजीली पास. सो द मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन इज अबाउट ओनली 6 नैनोमीटर्स whereas the pores of the glomerular membranes are 8 nanometers. So सुन के ऐसा लगता है कि प्रोटीन्स को इसमें से गुजर जाना चाहिए क्योंकि पोर 8 नैनोमीटर का है, प्रोटीन 6 नैनोमीटर की है, लेकिन फिर भी वो नहीं गुजरते बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज. और वो नेगेटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन. सो ये पूरा जो कैपिलरी सिस्टम है इट इज नेगेटिवली चार्ज. अब एक फिगर यहाँ पे दिखाई है विच शोज, अभी दिखाता हूँ, विच शोज हाउ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इफेक्ट द फिल्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. डेक्सट्रैन आर polysaccharides that can be manufactured as neutral molecules or with negative or positive charges. Note that for any given molecular radius, positive charged molecules are filtered much more readily in comparison to the negative charge. ये डायग्राम देखो यार, यहाँ हमारे पास दो एक्सिस हैं. इट्स अ 2 axis ग्राफ. हेयर वी हैव x axis एंड हेयर वी हैव y axis. ओके, नाउ x axis एंड y axis में हम कुछ टर्म्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं. x axis इज रिप्रेजेंटिंग रेडियस ऑफ द सब्सटेंस. सो एज यू गो टूवर्ड्स द राइट द रेडियस ऑफ सब्सटेंस इज इंक्रीजिंग. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेटा पॉइंट, तो इस पॉइंट पर जो रेडियस है वो आप रीड करेंगे ऑन द x axis. सो इट्स अबाउट 22. लेकिन अगर मैं ये पॉइंट रीड करता हूं तो अब इस मॉलिक्यूल का रेडियस है अबाउट 34. और अगर मैं ये पॉइंट रीड करता हूं तो इस मॉलिक्यूल का रेडियस है स्लाइटली मोर देन 38. सो रेडियस यू विल रीड ऑन द एक्स एक्सिस, लेकिन रिलेटिव फिल्टरेबिलिटी यानी फिल्टर कितना हो रहा है वो आपको पता चलेगा वाई एक्सिस पे. दिस इज हाउ द ग्राफ इज लेबल्ड. सो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये डेटा पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं तो इस डेटा पॉइंट पर वाई एक्सिस की वैल्यू है 0.6 विच मीन्स कि जो फिल्टरेबिलिटी है वो 0.6 है. लेकिन इस डेटा पॉइंट पर मुझे बताइए इसका साइज क्या है? साइज इज 18. ओके, अगर मैं ये डेटा पॉइंट डिस्कस करता हूं तो इस डेटा पॉइंट पर लेट मी आस्क यू व्हाट इज द रेडियस. द रेडियस या साइज इट इज अराउंड 22 एंड व्हाट डू यू थिंक इज द फिल्टरेबिलिटी? द फिल्टरेबिलिटी इज जस्ट बिलो 0.8. सो फिल्टरेबिलिटी यू रीड ऑन y एक्सिस एंड साइज यू रीड ऑन x एक्सिस. दिस इज हाउ यू रीड द ग्राफ. अब जरा इसमें थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं इस ग्राफ में. देखें, as the size is increasing, now listen to this carefully. 3 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. एक मॉलिक्यूल ये है न्यूट्रल डेक्सट्रान, फिर एक मॉलिक्यूल ये है which is polycationic dextran, and then we have a molecule which is anionic dextran. So let's look at if in the polycationic dextran we are increasing the size. So this is the increase in size, increasing the size as you are moving in this direction on the x axis you are increasing the size. तो जैसे जैसे size increase हो रहा है ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, जिसका मतलब ये है
है कि जो फिल्ट्रेबिलिटी है वो कम हो रही है. सो फॉर एग्जांपल अभी हम फोकस करते हैं सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पर, विच इज़ मॉलिक्यूल नंबर 2, और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ये वाला पॉइंट. सो इफ़ on this point I ask you, what is the size? Size is 34. What is the filtrability? Filtrability is 0.6. अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं इस पॉइंट से. अब यहाँ पे इस पॉइंट पर साइज क्या है? साइज इज 42 और फिल्ट्रेबिलिटी क्या है? सो हेयर द साइज इज 42 एंड द फिल्ट्रेबिलिटी इज अराउंड 0.2 या 0.2 से भी कम. इस पॉइंट पर साइज क्या था? 34 और फिल्ट्रेबिलिटी कितनी थी? 0.6. तो जैसे जैसे साइज बढ़ा 34 से साइज 42 हो गया, फिल्ट्रेबिलिटी रिड्यूस हो गई. और ये बात तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर साइज बढ़ता जाएगा फिल्ट्रेशन होने की कैपेसिटी कम होती जाएगी. सो दैट हैज़ एन इनवर्स रिलेशन. अच्छा, ये सिर्फ पॉलीकैटायनिक मॉलिक्यूल्स में नहीं है, पॉलीएनायनिक मॉलिक्यूल्स में भी है. पॉलीएनायनिक मॉलिक्यूल्स में भी हम इसको इस तरह से स्टडी कर लेते हैं कि सपोज फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट. इस डेटा पॉइंट पर what is the size? The size is on x-axis, so it's about 22. And what is the filtrability? Around 0.2. अब अगर मैं ये point discuss करता हूँ आपके साथ, the size now is 30 and the filtrability is almost close to 0. So 22 से size बढ़ के जैसे ही 30 हुआ, filtrability कम हो गई. So filtrability reduces with the matter of size. Size बढ़ेगा तो glomerular filtration कम हो जाएगी. Okay? अच्छा, अब हम compare करते हैं पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस को. सो लेट्स फॉर एग्जाम्पल टेक दिस डेटा पॉइंट. इस डेटा पॉइंट पर और इसी डेटा पॉइंट को लेते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए भी. सो इस मॉलिक्यूल के लिए जो रेड में है और इस मॉलिक्यूल के लिए जो ब्लैक में है. सो दिस इज द डेटा पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इस डेटा पॉइंट पर मुझे बताइए साइज क्या है? साइज इज अबाउट 30. ओके, और इस डेटा पॉइंट पर इस ब्लैक वाली लाइन के मॉलिक्यूल का साइज क्या है? इसका भी साइज 30 है बिकॉज वी आर टेकिंग दिस डेटा पॉइंट. तो एक्स एक्सिस पर ये 30 है, तो दोनों का साइज 30 है. और अब 30 के साइज पर मुझे फर्स्ट मॉलिक्यूल की यानी कि जो रेड वाला मॉलिक्यूल है इसकी ज़रा फिल्ट्रेबिलिटी बताइए. सो इट्स अराउंड 0.8 से थोड़ा सा नीचे है, बट एनीवेज लेट्स टेक इट 0.8. लेकिन इस मॉलिक्यूल की फिल्ट्रेबिलिटी बताइए. इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 0. ये बिल्कुल जीरो है. रीजन, ये पॉलीएनायनिक है. पॉलीएनायनिक है मतलब दिस इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल. ये पॉलीकैटायनिक है व्हिच मींस दिस इज पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल. सो सेम साइज पर, साइज यहाँ पर इसका भी 30 है, साइज यहाँ पर इसका भी 30 है. सेम साइज पर वो मॉलिक्यूल्स जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उनकी फिल्ट्रेबिलिटी ज़्यादा है, देखें 0.8. और वो मॉलिक्यूल जो सेम साइज के हैं लेकिन इनका चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है विच इज़ पॉलीएनायनिक, तो इसकी फिल्ट्रेबिलिटी कम है. फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ 0.8, फिल्ट्रेबिलिटी ऑफ 0 on the same size of 30. कहने का मतलब ये है कि इस पूरे ग्राफ में जो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ये कि अगर आप सेम साइज का मॉलिक्यूल भी उठा लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से फिल्ट्रेशन पे फर्क पड़ जाएगा. पॉजिटिव चीज़ वाले की फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और नेगेटिव वाले की कम. Is that clear now? So that line should now be clear. That note for any given molecular radius, positively charged molecules are filtered much more readily than negatively charged molecules. और ये सारी कहानी मैंने आपको अभी बड़ी तफसील के साथ समझाई है. Okay? Alright. अगली लाइन क्या लिखी है जनाब? The reason for these differences in filtrability is that the negatively charges of the basement membrane of capillaries obviously and porocytes provide an important means of restricting large negative molecules including the plasma protein. ये हम कर चुके हैं बात. Now they are talking about a disease which is called minimal change nephropathy एंड इंक्रीज ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. अब ये एक डिजीज़ ऐसी है जिसमें नॉर्मली जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती वो भी फिल्टर होना शुरू हो जाती हैं. बेसिकली होता ये है कि जो ग्लोमेरुलाए हैं दे बिकम मोर परमिएबल टू प्लाज्मा प्रोटीन्स. और इसका रीज़न बेसिकली क्या होता है? देर आर चेंजेस इन द फूड प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स. इवन दो दे मे लुक नॉर्मल व्हेन व्यूड इन द स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप, लेकिन अगर इसको हायर मैग्निफिकेशन पर या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखा जाए तो पता ही चलता है कि जो ग्लोमेरुलाई हैं दे यूजुअली डिस्प्ले फ्लैटेंड पोडोसाइट. यानी नॉर्मली जो पोडोसाइट वो ऐसे होगा कि ये पोडोसाइट सेल है तो ये इस तरह से इसके फूड प्रोसेसेस हैं, ऐसे ये वो इंडेंटेशन बनाते हैं. लेकिन मिनिमल चेंज डिजीज अगर डिजीज हो जाए तो उसमें इट बिकम समथिंग लाइक दिस. You see the difference here? They are flat. Here they are indented. So they become flat podocytes and this is called podocyte effacement. The causes of minimal change nephropathy are unclear, but it is believed that this is because of the T cell secretion of cytokines and this is perhaps a sort of autoimmune attack or attack on podocyte due to any other reason जिसकी वजह से उसकी जो food हैं feed processes उसकी normal structure नहीं रहता and they become straight. This increased permeability permits protein to be filtered by the glomerular capillaries and excreted in the urine, a condition which is called protein urea or albumin urea. Albumin निकलती है, मुख्तलिफ और proteins निकलती हैं. Minimal change
nephropathy is most common in young children but also can be seen in adults. पॉइंट ये है कि ये जो अभी मैंने आपको कैपिलरी का स्ट्रक्चर समझाया ये वाला, जिसमें देयर आर 3 लेयर्स, पॉइंट भाई ये है कि ये तीनों लेयर इंपॉर्टेंट है. अगर किसी वजह से कोई गड़बड़ होगी, कैपिलरी में खराबी, फिल्ट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी. बेसमेंट मेम्ब्रेन का मसला, फिल्ट्रेशन डिफरेंट हो जाएगी. पोडोसाइट्स की इफेसमेंट यानी इनके जो फूड प्रोसेसेस हैं ये ऐसे फ्लैट पड़ गए तब भी मसला. और जब कभी कंट्रोल क्या है, देखें प्रोटीन बॉडी से न निकले उसके 2 कंट्रोल हैं. नंबर 1 साइज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, क्योंकि सुराख छोटे हैं एंडोथेलियम में. एंड नंबर 2 इज द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑल दिस अपैरेटस. अब किसी भी वजह से ये जो फिल्ट्रेशन बैरियर है ये डिस्टर्ब होगा तो प्रोटीन यूरिन में निकलना शुरू हो जाएंगी. और एक एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिए, मिनिमल चेंज डिजीज. हम बहुत सारी और एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो अब तक सो फार सो गुड. नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. यानी ये जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, ऑल्सो लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल. जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरी से जो निकल के फ्लूइड बॉमन कैप्सूल में आता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है, यानी क्या चीज़ें उसको डिटरमाइन करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच प्ले मेजर एंड इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. The GFR is determined by variable factors. For example, the sum of hydrostatic and colloid osmotic forces across the glomerular membrane, which gives the net filtration pressure. अब देखें ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, दिस टर्मिनोलॉजी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर. और अभी थोड़ी देर में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो एक फैक्टर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट डिटरमाइन करेगा, दैट इज़ द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नंबर 1. नंबर 2 इज़ द कोएफिशिएंट, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, यानी ग्लोमेरुलस का जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट है, दैट विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ फास्ट और स्लो द GFR विल बी. अब इसकी डिटेल्स हमको ऑब्वियसली समझनी है, बट इफ़ वी फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड 4 फोर्सेस विच आर एक्चुअली वर्किंग इन दिस रीजन. ये रीजन है क्या? हियर वी आर लुकिंग एट द आफ्रेंट आर्टरियोल, तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और यहाँ से ब्लड वापस जा रहा है, सो दिस इज द इफ्रेंट आर्टरियोल एंड दिस इज द बोमन कैप्सूल. यानी जो भी फिल्ट्रेशन होगी, द फिल्ट्रेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी टू द बोमन कैप्सूल. अब इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए देयर आर टोटल 4 फोर्सेस, और ये जो 4 फोर्सेस है ना, ये समझना ज़रूरी है. हम एक वर्ड यूज़ करेंगे बार बार, एंड द टर्म इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का बेसिकली मतलब ये है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ. द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मीन्स कि जिस भी जगह पे हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट विल पुश थिंग्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. जिसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सी व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरी. तो इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो एनीथिंग इन द प्लाज्मा को पुश करेगा अवे फ्रॉम द कैपिलरी. अवे फ्रॉम द कैपिलरी का मतलब है टूवर्ड्स द बोमन कैप्सूल. इस चीज़ को गौर से समझिए, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट एक दफ़ा अगर ग्रास्प हो गया तो आपको आगे मुश्किल नहीं होगी. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर pushes things in the opposite direction. अब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिर्फ ग्लोमेरुलस में नहीं होता, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बॉमन कैप्सूल में भी हो सकता है. सो अगर बॉमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो बॉमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डायरेक्शन ये होगा, इट विल पुश थिंग्स फ्रॉम द बॉमन कैप्सूल टू द कैपिलरी. सो द टर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सिंपली मीन्स कि इट इज़ अ प्रेशर विच पुशेज थिंग्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो ये 2 प्रेशर तो हमने पढ़ लिए. प्रेशर नंबर 1 हमने बात की हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक है. दूसरी हम फोर्स की बात कर चुके जो कि है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बॉमन कैप्सूल. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बॉमन कैप्सूल. इसको यहाँ पे सिर्फ प्रेशर लिखा हुआ है, ओनली द प्रेशर, बट दैट एक्चुअली इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो ये 2 प्रेशर समझ में आ गए आराम से, और इनके फिर अपने अपने डेजिग्नेशन है. सो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरी का, उसको डेजिग्नेट करते हैं PG से. P मतलब प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए ये P सिंबल यूज़ कर रहे हैं, एंड G मतलब ग्लोमेरुलस. तो कैपिलरी के अंदर जो पुश करने वाला प्रेशर है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या PG. सो दिस प्रेशर इज़ बेसिकली द PG प्रेशर. ओके, देन द नेक्स्ट प्रेशर इज़ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बॉमन कैप्सूल. सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द बॉमन कैप्सूल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय PB. सो ये प्रेशर जो इस तरफ किसी भी चीज़ को पुश करेगा दैट विल बी नोन एज PB. अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मुझे बताइए
बताइए कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्लोमेरुलस का है वो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहा है या ओपोज कर रहा है? अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो चीज़ों को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द बाउमेन कैप्सूल। टुवर्ड्स द बाउमेन कैप्सूल का मतलब ये है कि फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहा है। सो दिस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। ये बात समझ में आ गई? और मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बाउमेन कैपिलरी यानी ये वाला प्रेशर इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। दूसरा जो हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा था विच इज इन द बाउमेन कैप्सूल, ये पुश कर रहा है चीज़ों को इस तरफ का मतलब ये है कि फ्रॉम द बाउमेन कैप्सूल टू द कैपिलरी। तो जब ऐसा होगा तो फिल्ट्रेशन रुक जाएगी ना। यानी फिल्ट्रेशन होती क्या है? फिल्ट्रेशन होती है कि जो भी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं ग्लोमेरुलस में वो निकल के बाउमेन कैप्सूल में आ जाए। और ये जो प्रेशर है पी बी, ये तो उल्टा इसको ओपोज कर रहा है, इसको रोक रहा है। सो पी बी एक्चुअली इट डज नॉट फेवर फिल्ट्रेशन, इट रादर स्टॉप फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए एक फोर्स है। सो ये दो फोर्सेस समझ में आ गई। मैंने कहा था कि देयर आर 4 फोर्सेस टोटल। अब ये जो दो फोर्सेस हैं दीज आर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर है, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। दूसरा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो बाउमेन कैप्सूल में है, इट ऑपोजेस फिल्ट्रेशन। तो ये हो गई दो फोर्सेस। अब बाकी दो फोर्सेस कौन सी हैं? जो बाकी की दो फोर्सेस हैं दे आर बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और उन फोर्सेस का काम है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं, दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, और इन चीज़ों की वजह से एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है। तो जो भी मटेरियल है वो फिल्टर होने के बजाय रिटेन होगा कैपिलरी के अंदर। सो इस प्रेशर को हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑनकोटिक प्रेशर। आइदर इट इज कॉल्ड ऑनकोटिक प्रेशर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सेम थिंग है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कैपिलरी का ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम नाम दे रहे हैं द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई सिंबल एंड जी। पाई इज फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड जी इज फॉर ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो पाई जी है, इट मुझे बताइए इट इज़ फेवरिंग फिल्ट्रेशन या इट इज़ अपोजिंग फिल्ट्रेशन? क्योंकि ये चीज़ों को रिटेन कर रहा है कैपिलरी के अंदर तो फिल्ट्रेशन नहीं होने देगा। सो इट इज़ अपोजिंग फिल्ट्रेशन। और अगर यहाँ प्रोटीन होंगी बाउमेन कैप्सूल में जो कि नॉर्मली नहीं होती, तो अगर यहाँ प्रोटीन होंगी तो ये स्टफ को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ, और ये जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी तो फिल्ट्रेशन फेवर होगा। इसे हम कहते हैं पाई बाउमेन कैप्सूल। सो दो तरह की कैटेगरीज में आप इन सारी फोर्सेस को डिवाइड कर सकते हैं। देयर इज अ कैटेगरी विच फेवर्स फिल्ट्रेशन एंड देयर इज अ कैटेगरी विच ओपोज फिल्ट्रेशन। फेवर करने वाली चीज़ें क्या क्या हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ग्लोमेरुलस। अपोज करने वाला प्रेशर कौन सा था? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमेन कैप्सूल। फेवर करने वाली चीज़ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बाउमेन कैप्सूल, क्योंकि ये ऐसे खींचेगा। अपोज करने वाली चीज़ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब मसला ये है कि बाउमेन कैप्सूल में प्रोटीन तो होती ही नहीं है ना। यूजुअल हेल्दी बाउमेन कैप्सूल में प्रोटीन फिल्टर होकर नहीं आती, इसीलिए जो बाउमेन कैप्सूल का प्रेशर है इट इज़ एक्चुअली practically is equal to 0. It is effectively 0. Okay? तो टेक्निकली स्पीकिंग 3 फैक्टर्स बचते हैं हमारे पास: हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बाउमेन कैप्सूल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 प्रेशर्स लिखे हुए भी हैं, आप देखें। There are only 3 pressures listed: hydrostatic pressure of the capillary, hydrostatic pressure of the Bowman capsule and osmotic pressure of the capillary. अब इन 3 फैक्टर्स में से ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर और ये फैक्टर, 2 फैक्टर्स वो हैं जो अपोज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को, और इसीलिए उनके साथ माइनस साइन लगी है। माइनस साइन का मतलब ये है कि दे आर अपोजिंग फिल्ट्रेशन। और एक है जो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रहा है, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी। सो वो यहाँ पे बगैर माइनस साइन के। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज़ द इक्वेशन विच इज लिस्टेड हेयर कि आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये अब कॉमन सेंस की बात है, मैथमेटिकल इक्वेशन तो बाद में हम समझ लेंगे, कॉमन सेंस की बात है यार। देखो 3 फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं, चौथी फोर्स मैंने कहा काम करती है, लेकिन वो चौथी फोर्स इस वक्त काम नहीं कर रही क्योंकि प्रैक्टिकली यहाँ कोई प्रोटीन है नहीं, तो वो फोर्स 0 है। तो इस वक्त 3 फोर्सेस यहाँ पे हैं। इन 3 में से एक फोर्स ऐसी है जिसकी डायरेक्शन इधर है। इधर डायरेक्शन का मतलब, इधर एरो बना हुआ है, इधर डायरेक्शन का मतलब ये है कि इट फेवर फिल्ट्रेशन। बाकी 2 फोर्सेस, यानी ये वाली फोर्स भी इधर है और ये वाली फोर्स भी इधर है। सो बोथ दीज फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस, दे अपोज फिल्ट्रेशन। तो ये इक्वेशन बन गई कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर
से यानी जो फेवर कर रही है उसमें से माइनस कर दें बॉमिन कैप्सूल का प्रेशर, यानी ये बॉमिन कैप्सूल में यहाँ जो प्रेशर होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन, और कैपिलरी का ऑस्मोटिक प्रेशर। सो कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर और बॉमिन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद द माइनस साइन, एंड दिस इज देन, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी लिखी हैं। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है जिस फोर्स से फिल्ट्रेशन हो सकती है फ्रॉम द कैपिलरी टू द बॉमिन कैप्सूल इज यूजुअली 60, माइनस बॉमिन कैप्सूल में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इट इज़ 18 विद अ माइनस साइन। माइनस साइन मतलब इट इज़ अपोजिंग फिल्ट्रेशन, एंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी इट इज़ ऑल्सो अपोजिंग फिल्ट्रेशन, सो दैट्स ऑल्सो विद द माइनस साइन, एंड देन यू calculate this, whatever happens is the 10 millimeters of mercury. So net filtration pressure जो है that is 10 millimeters of mercury. यानी अब इस सबको सिंप्लीफाई करके अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रेशर के साथ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, सो वो प्रेशर है 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। वो इन तमाम फोर्सेस को बैलेंस करने के बाद ये जो फिल्ट्रेशन फोर्स है ये जीत जाती है बिकॉज इट इज़ हाईएस्ट, इट इज़ 60। जो अपोजिंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स 18 मिलीमीटर है, एक अपोजिंग फोर्स 32 मिलीमीटर है, तो ये दोनों अपोजिंग फोर्सेस मिलाकर भी इस एक फेवरिंग फोर्स का मुकाबला नहीं कर सकते और ओवरऑल फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जीत जाता है और 10 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी के हिसाब से फिल्ट्रेशन होती है। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें 4 फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, प्रैक्टिकली 3 फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, क्योंकि चौथी फोर्स बार बार बता रहा हूँ इसमें प्रोटीन होता ही नहीं है, तो ऑनगॉडिक प्रेशर यहाँ लगता ही नहीं है और वो ज़ीरो होता है। ओके, सो नाउ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को, जिसकी वैल्यू यूजुअली 10 होती है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें कोएफिशिएंट ऑफ फिल्ट्रेशन के साथ तो यू गेट द जीएफआर। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किस तेज़ी के साथ फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा ग्लोमेरुलस से बॉमन कैप्सूल में। ओके, अब ये सारा कॉन्सेप्ट था, 4 फोर्सेस, फिर 3 फोर्सेस की बात की और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब जरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रिप्रेजेंट द सम ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर and colloid osmotic pressure that favor opposite filtration, and the forces include, ये 4 forces मैं आपको already समझा चुका हूँ इस वीडियो में, you now know this. Okay, now GFR can therefore be expressed as coefficient of filtration multiplied by this. Now what this is, this means the net filtration pressure. So net filtration ये same equation है, यहाँ पे भी GFR की बात हो रही है, यहाँ पे भी GFR कैलकुलेट हो रहा है, coefficient fraction multiplied by net filtration pressure, और net filtration pressure का एक्चुअली लंबा चौड़ा फार्मूला ये है। देयर आर 4 फोर्सेस, 4 फोर्सेस में से किसके साथ प्लस साइन आएगा, किसके साथ माइनस साइन आएगा। प्लस साइन हर उस चीज़ के साथ आएगा विच फेवर फिल्ट्रेशन, माइनस साइन हर उस चीज़ के साथ आएगा विच फेवर which opposes filtration. Okay, तो PG क्या था, hydrostatic pressure in the capillary, so it favors filtration, positive sign. What was PB? PB was the hydrostatic pressure in the Bowman capsule, negative sign because it opposes filtration. And this is the osmotic pressure within the capillary, negative sign. This is the osmotic pressure within the Bowman capsule, positive sign, but practically it is zero because Bowman capsule में कोई प्रोटीन नहीं होती। So 2 forces वो हैं जो positive sign है, ये वाली force और ये वाली फोर्स, और 2 फोर्सेस हैं जो नेगेटिव साइंड है। ओके, तो ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब आपको क्लियर है। वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। यूजुअल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो 60 है, बॉमन कैप्सूल का ऑस्मोटिक प्रेशर 0 है, कई दफ़ा बता दिया। इफ़ यू कैलकुलेट ऑल दिस द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज़ 10 मिलीमीटर्स। ओके, वेरी क्लियर। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ फॉर रीनल फिजियोलॉजी इज गोइंग टू बी कूल, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोगों की समझ में आसानी से आता नहीं है। आपको भी अगर समझ में नहीं आया तो वीडियोज़ ज़रा बार बार देख लीजिए। अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज़ हैं कि मैंने आपको 4 फोर्सेस बता दी हैं। आई टोल्ड यू कि व्हाट इज़ द hydrostatic pressure in the glomerular capillary. I told you what is the hydrostatic pressure in the Bowman capsule. I told you what is the osmotic pressure in the glomerular capillary, and then the osmotic pressure in the Bowman capsule. अब मुझे बताओ ये प्लस है या माइनस है। प्लस मतलब फेवर फिल्ट्रेशन, यानी जब कभी प्लस साइन आएगी तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, फ्लूइड प्लाज्मा यहाँ से निकल के ग्लोमेरुलस से निकल के Bowman कैप्सूल में आएगा। सो जो फेवर करेगा उसके साथ प्लस साइन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर in the capillary, favor. Hydrostatic pressure in the Bowman capsule, hydrostatic pressure goes in the opposite direction, so it opposes filtration. This opposes filtration, this opposes filtration, this favors filtration. So अब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता हैं। अब इन चारों फोर्सेस के बारे में पहली हेडिंग देखें क्या कह रही है। Increased glomerular capillary filtration coefficient increases the glomerular filtration rate. अब तक हम net filtration fraction की बात कर रहे थे, अब थोड़ा मुझे डिस्कशन करना है on the filtration coefficient. The filtration
filtration coefficient is a measure of the product of the hydraulic conductivity and the surface of the glomerular capillaries, which means basically कि ये चार forces किस तरह काम कर रही हैं और total surface area कितना है capillaries का. The filtration coefficient cannot be measured directly but can be estimated experimentally by dividing the GFR by the net filtration pressure. So this is the same equation which is roaming around here and there. यानी अगर आप इस equation को देखें तो इस equation में GFR is equal to filtration coefficient multiplied by net filtration. अगर मैं इसको उठा करके यहाँ ले आऊँगा तो ये divide हो जाएगा ना. So the next equation we'll get is the GFR divided by the net filtration pressure. Because the total GFR for both the kidney is about 125 milliliters per minute, or we for the sake of simplicity call it 120 millimeters per minute, and then the net filtration pressure भी अभी ऊपर हमने calculate किया था, it was about 10 millimeters. The normal KF is about 12.5 milliliters per minute. So that's a simple calculation. GFR की वैल्यू आपको पता है 120, net filtration pressure की वैल्यू आपको पता है 10. So if you just divide them, you get about 12 milliliters per minute. And when the filtration coefficient is expressed per 100 grams of the kidney weight, the average is about 4.2 milliliters per minute. अब इस वैल्यू को अगर कंपेयर करें बाकी कैपिलरीज के साथ, so filtration का जो रेट है वो roughly around 400 times higher है, and that is the reason perhaps कि इतना ज़्यादा filtration होता है 120 ml per minute, because the filtration coefficient is so high. और ये high इसलिए है क्योंकि कैपिलरीज में फेनेस्ट्री हैं, there are podocytes available, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन होती है. एंड दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. हमने ये पढ़ा था चैप्टर 26 में कि फिल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, यूरिन प्रोसेसिंग क्यों ज़रूरी है. सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है यार, सारी चीज़ें निकलती हैं बॉडी से जो गंदी हैं. ओके, ऑल्दो द इंक्रीज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट रेजेस द GFR एंड डिक्रीज फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट रिड्यूसेस द GFR, चेंजेस इन द फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट आर प्रोबेबली नॉट वेरी वेल अंडरस्टूड. हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कभी कोई ग्लोमेरुलर डिजीज़ होती हैं जिसमें काफ़ी सारा किडनी का ग्लोमेरुलस डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उस कंडीशन में जो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, एंड दैट ऑल मेक सेंस. ओके, अब एक एक प्रेशर पे इन्होंने देखे एक एक लाइन लिखी है. सिंपल है यार, इसको पढ़ना बहुत आसान है. अगर आपको ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, 4 प्रेशर वाला, तो पहली हेडिंग ज़रा सुने. इंक्रीज्ड बाउमन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. अब सुनो, इसीलिए तो इसमें हमने माइनस साइन लगाई थी. इन सब में से बाउमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? ये है. इस पर कौन सी साइन लगी हुई है? माइनस. और इस डायग्राम पर अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक एरो करके बताएं कि वो कौन सा प्रेशर होगा जिसको हम बाउमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे, तो वो प्रेशर है ये वाला. बाउमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन दिस डायरेक्शन 8, और इसकी सिंबल क्या होगा? बाउमन कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. बिकॉज इट इज स्लोइंग, इट इज डिक्रीजिंग फिल्ट्रेशन, इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव साइन. तो अब ये हेडिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने ऊपर पढ़ा हुआ है. ठीक है. नाउ, और ये कब होगा? आई मीन इट मेक सेंस कि सपोज वी हैव, अगेन इस डायग्राम पे समझ लेते हैं. ये दिस इज़ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, दिस इज़ द बाउमन कैप्सूल, और फिल्ट्रेशन हो गया, या बाउमन कैप्सूल में चीज़ें आती हैं और आगे फिर ये पूरा नेफ्रॉन है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले. अगर यहाँ किसी भी वजह से ब्लॉकेज है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोलिथियासिस है, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी अ बैक प्रेशर, बैक प्रेशर, बैक प्रेशर. और इस बैक प्रेशर का मतलब क्या है? बैक प्रेशर का मतलब है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द बाउमन कैप्सूल. बैक प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीज्ड बाउमन कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड decreased GFR. Direct measurement of hydrostatic pressure in the Bowman capsule and at different points of the proximal tubule in the experimental animals using micropipettes have made us able to calculate के humans में कितना होगा. humans में experiments नहीं किए गए, but that's an extrapolation. Increase in the hydrostatic pressure in the Bowman capsule will reduce the GFR. और इसकी पूरी philosophy मैंने आपको अब समझा दी है कि how does that work. Okay, so this is all good. In certain pathological state associated with obstruction of the urinary tract, Bowman capsule pressure will increase. और जब Bowman pressure increase होगा कैप्सूल का, obviously ये pressure बढ़ रहा है, ये pressure बढ़ रहा है, रोकने वाला pressure बढ़ रहा है because नीचे obstruction है. So अगर रोकने वाला pressure बढ़ेगा यानी ये pressure बढ़ेगा तो GFR यानी glomerular filtration कम हो जाएगा. That's a very very sensible thing to understand. Okay, next heading देखिए, इसी तरह ये भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी. That is increased glomerular capillary colloid osmotic pressure.
देखो लोकेट करने की कोशिश करो कि ये प्रेशर है कौन सा। बात हो रही है कैपिलरी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी। तो अब इस डायग्राम पे दोबारा आ जाओ, इस डायग्राम पे मुझे बताओ कि जो कैपिलरी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिलरी के अंदर, मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर। तो किसी भी रीजन से अगर यहाँ पे प्रोटीन बढ़ रही है तो इसका मतलब ये जो प्रेशर है ये बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर की डायरेक्शन क्या होती है, फेवरिंग फिल्ट्रेशन या अपोजिंग फिल्ट्रेशन, इट अपोजेस फिल्ट्रेशन, सो दिस विल अपोज फिल्ट्रेशन, ओके, इसीलिए इसका साइन नेगेटिव में होता है। सो अगर ये प्रेशर ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगी, ओके। नाउ लेट्स सी कि हेडिंग भी यही कह रही है, इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी osmotic pressure decreases the GFR. Makes sense, very easy to understand, है ना। Now there are two factors basically, ये सारे वही बातें लिखी हुई जो मैंने अभी बताई आपको। There are two factors that influence the glomerular capillary colloid osmotic pressure. Number one, the arterial plasma colloid osmotic pressure, and number two is the fraction of the plasma which is filtered by the glomerular capillaries. Now that's an important thing, अभी समझाता हूँ। Increasing the colloid osmotic pressure raises the glomerular capillary colloid osmotic pressure, which in turn decrease the GFR. Increasing the filtration fraction also concentrates the plasma protein and raises the colloid osmotic pressure, okay, and उसमें भी फिर GFR जो है that will go down. For example, a reduction in the renal plasma flow, ये flow की बातें तब समझ में आएंगी जब हम blood flow डिस्कस करेंगे, तो मैं अभी इसको रोक रहा हूँ। Consequently, even with a constant GFR hydrostatic pressure, a greater rate of the blood flow, I'm parking this. So park this information because ये हम flow और circulation के साथ पढ़ेंगे। इस वक्त यहाँ बात ये हो रही है कि देखो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब ये दो तरह से बढ़ सकता है, या तो ये कि जो यहाँ प्रोटीन मौजूद है इस प्रोटीन का अमाउंट बढ़ जाए किसी वजह से, सो इफ द प्रोटीन अमाउंट इज इंक्रीज दिस प्रेशर विल इंक्रीज। दूसरा ये कि फिल्ट्रेशन किसी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। देखो जब ज़्यादा लिक्विड फिल्टर करेगा इस डायरेक्शन में तो पीछे जो प्रोटीन बचेंगी दे विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएंगी तो ऐसा फील होगा कि ये प्रोटीन ज़्यादा हैं, वो एक्चुअली ज़्यादा होंगी नहीं, दे विल जस्ट फील लाइक बी मोर, बिकॉज GFR ज़्यादा है, फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, लिक्विड इस डायरेक्शन में ज़्यादा आ गया है, तो पीछे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट हो गई हैं। इस सूरत में भी दी ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज होगा किसी भी वजह से, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब ये है कि फोर्स विच इज अपोजिंग फिल्ट्रेशन, इसका मतलब GFR क्या हो जाएगा, कम, ओके। सो दैट एक्चुअली मेक ऑल सेंस, ये हेडिंग भी शुड मेक सेंस टू यू। अब बात हो रही है इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम किधर हैं, लोकलाइज योरसेल्फ, अपने आप को कॉन्टेक्चुअलाइज करें, अपने आप को इस पूरे फर्मे में फिट करने की ज़रा कोशिश करें कि हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं जो कैपिलरी के अंदर है, यानी प्रेशर विद इन द कैपिलरी। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन, इट इज़ इन द फेवर ऑफ फिल्ट्रेशन, येस देयरफॉर पॉजिटिव साइन। अगर ये प्रेशर बढ़ेगा तो GFR क्या होगा, GFR विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना। कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। सो increase glomerular capillary hydrostatic pressure increases the GFR. Simple चीज़ है। The glomerular capillary hydrostatic pressure has been estimated to be 60. Changes in the glomerular hydrostatic pressure serve as the primary mean for physiological regulation of GFR. Increase in the hydrostatic pressure raises the GFR, whereas decrease in the hydrostatic pressure in the glomerulus obviously reduces the GFR. Glomerular hydrostatic pressure is determined by three variables, each one of which is under physiological control. पहला variable है arterial pressure, दूसरा variable है afferent arterial रेजिस्टेंस, और तीसरा वेरिएबल है efferent arteriolar रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरा गौर से सुन लो, समझ लो। इंक्रीज इन द आर्टीरियल प्रेशर tends to raise the glomerular hydrostatic pressure and therefore increase the GFR. However, as discussed later in this chapter, there is autonomic regulation. लेकिन पहला पॉइंट ज़रा गौर से समझ लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, for so many different reasons, our blood pressure can increase. So if we have high blood pressure, hypertension, what will happen? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ ब्लड ज़्यादा प्रेशर से आएगा, ब्लड का प्रेशर ग्लोमेरुलस में भी ज़्यादा होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने से GFR बढ़ जाता है। इट्स नॉट दैट सिंपल, इसमें ऑटोमेटिक रेगुलेशन भी होती है, बट वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक रेगुलेशन समझ में आएगी, ओके। दूसरा प्लेयर है इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द afferent arteriole reduces the hydrostatic pressure and decreases the GFR. Conversely, the dilatation does the opposite thing. Again, this is very logical. जो ब्लड आ रहा है,
ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर, वो किस चीज़ के थ्रू आ रहा है? इट इज़ कमिंग थ्रू द अफरेंट आर्ट्रियोल। किसी वजह से अगर इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो कम ब्लड गुजरेगा, कम ब्लड गुजरेगा तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, अल्टीमेटली GFR भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी वजह से यहाँ वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हो रही बल्कि आर्ट्रियोल का साइज अब ये हो गया, बढ़ गया, वैजोडाइलेशन, सो वैजोडाइलेशन में ज़्यादा ब्लड गुजरेगा, ज़्यादा ब्लड गुजरेगा तो इंक्रीज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगी, GFR बढ़ जाएगा। दिस इज़ ऑल वेरी वेरी सेंसिबल नाउ। वंस यू अंडरस्टैंड इट विथ कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी स्टक। तीसरा फैक्टर था, फैक्टर नंबर 3, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द efferent arteriole. If the efferent arteriole is constricted, there is increased resistance to the flow. As a result, there is raise in the hydrostatic pressure and too much increase in the GFR. So तीन चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे प्रेशर विद इन द ग्लोमेरुलर सिस्टम चेंज हो रहा है और उसकी वजह से GFR चेंज हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ हमने पढ़ी जनरलाइज ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो GFR बढ़ेगा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी इफेक्ट्स ऑन द अफरेंट आर्ट्रियोल, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, GFR कम हो जाएगा। सो दैट वाज द अफरेंट आर्ट्रियोल। अब तीसरी चीज़ है इफरेंट आर्ट्रियोल। देखो, अगर इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी यानी इसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा तो इफरेंट आर्ट्रियोल का क्या काम है, यहाँ से ब्लड निकल के बाहर जाता है। अब अगर ल्यूमेन छोटा हो जाएगा तो ब्लड बाहर नहीं जाएगा, ब्लड बाहर नहीं जाएगा तो ब्लड यहाँ जमा होगा, ब्लड यहाँ जमा होगा तो ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक, क्योंकि ब्लड जमा हो गया ना यहाँ, ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा तो GFR क्या हो जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। सिंपल है ना। और अगर इसका उल्टा कर दो, सारी कहानी को पलट दो, यानी अगर मैं अफरेंट आर्ट्रियोल को साइज बढ़ा दूं, डायलेट कर दूं, दिस इज द डायलिटेशन ऑफ इफरेंट आर्ट्रियोल, नॉट अफरेंट, मैं गलती से बोल गया था। इफरेंट आर्ट्रियोल को अगर मैं साइज में बढ़ा दूं किसी वजह से तो ज़्यादा ब्लड यहाँ से निकल जाएगा, ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा तो पीछे कम ब्लड रह जाएगा, कम ब्लड रह जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम होगी, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया। अगर फिल्ट्रेशन कम होगी तो GFR रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सो ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ इज़ वेरी वेरी लॉजिकल। मुझे मज़ा आता है जब आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना, समझ के पढ़ें, बिकॉज देन यू मास्टर इट। द efferent arterial constriction is a biphasic effect on the GFR. At moderate levels of constriction there is a slight increase in the GFR, but with severe constriction there is a decrease in the GFR. ये इसकी हम डिटेल्स पढ़ेंगे अगले एडवांस चैप्टर्स में, बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो एडवांस चीज़ समझ में आएगी। The primary cause of the eventual decrease in the GFR is as follows. As efferent constriction becomes severe and as plasma protein concentration increases, there is a rapid non-linear increase in the osmotic pressure caused by the dominant effect. The higher protein concentration then ultimately reduces the GFR. Okay, to summarize, constriction of the afferent arteriole reduces GFR, यानी जो ब्लड लेके आ रही हैं अंदर वो अगर constrict हो जाएंगी तो GFR reduce हो जाएगा। However, the effect on the efferent arteriole is dual. Dual का मतलब ये है बेसिकली कि इनिशियली जब ये constrict होंगी, and again this is very logical, it makes sense, should be easily understood, जब efferent arteriole constrict होगा तो इनिशियली तो ये होगा कि यहाँ से निकलने वाला ब्लड अब कम निकल रहा है, there is slowing of the blood evacuation, तो पीछे ब्लड ज़्यादा जमा होगा और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा और फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जब फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि यहाँ प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जब प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और ऑस्मोटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन को ओपोज करता है, तो शुरू में GFR बढ़ेगा लेकिन अब GFR कम हो जाएगा बिकॉज अब प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। ओके, सो किडनी में ऐसी मज़े की चीज़ें होती रहती हैं कि पहले शुरू में कम होगा फिर बढ़ेगा, दैट्स ऑल वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि रीनल ब्लड फ्लो के हवाले से और फिर इसकी रेगुलेशन के हवाले से हमको बात करनी है। तो आप स्टार्ट करते हैं कि ब्लड फ्लो की क्या कहानी है किडनी में। इन अ 70 किलोग्राम मैन द कंबाइंड ब्लड फ्लो थ्रू बोथ द किडनीज इज अबाउट 1100 मिलीलीटर्स पर मिनट और इट इज़ अबाउट 22% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट। अब यहाँ इस ब्लड फ्लो की हेडिंग में कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे टू एम्फेसाइज कि किडनी से कितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और किस तरह से उसको हम कैलकुलेट करते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। कंसीडरिंग द टू किडनीज कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.4% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, तो बात यहाँ पे ये है कि पूरी बॉडी वेट के कंपैरिजन में किडनीज अ वेरी वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन, बट इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दे रिसीव वेरी हाई अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो। इतना छोटा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द होल बॉडी मास, लेकिन 22% ऑफ द कार्डियक आउटपुट किडनी में से गुजरता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पर मिनट की बात हो रही है। एज विद अदर टिश्यूज, ब्लड फ्लो supplies the kidney with nutrients and removes the waste product.
ब्लड का काम यही है कि इट सप्लाइज द न्यूट्रिएंट, रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट. हाउएवर द हाई ब्लड फ्लो टू द किडनीज ग्रेटली एक्सीड्स दिस नीड. एक्चुअली इतना ज़्यादा ब्लड गुजरता है किडनी में से कि उतनी उसकी ज़रूरत, उसकी डिमांड भी नहीं होती, उतनी ऑक्सीजन चाहिए भी नहीं, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन आ रहा है बार बार. ठीक है. द पर्पज ऑफ दिस एडिशनल फ्लो इज़ टू सप्लाई इनफ प्लाज्मा फॉर द हाई रेट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ताकि बॉडी में जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशंस अक्यूमुलेट हो गई हैं उनसे वी शुड बी एबल टू गेट रिड अगर वो टॉक्सिक हैं. एज माइट बी एक्सपेक्टेड, द मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट रीनल ब्लड फ्लो आर क्लोजली लिंक्ड टू कंट्रोल द GFR एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस ऑफ द किडनी. ब्लड सप्लाई जो है ना, इट इज़ अंडर वेरी फाइन ट्यून कंट्रोल. अभी इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे अगले चैप्टर्स में कि ब्लड सप्लाई की कंट्रोल किडनी की कितनी इंपॉर्टेंट है. नाउ रीनल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये एक फिलोसॉफिकल टाइप का डिस्कशन है. बेसिकली बात सारी ये है कि ये है नेफ्रॉन और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट. बात ये है कि यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन आता है इस नेफ्रॉन के पास. ठीक है, इतना बिग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी ज़्यादातर कंजम्पशन जो है वो होती है बिकॉज ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. आपको पता है कि देयर इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पम्प्स हैं, तो सोडियम की ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीजन यूज होती है. सो पॉइंट ऑफ द होल हेरिंग इज कि किडनी की मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजन कंजम्पशन इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम. ओके, नाउ ऑन अ पर ग्राम वेट बेसिस द किडनी नॉर्मली कंज्यूम्स ऑक्सीजन एट ट्वाइस द रेट ऑफ द ब्रेन एंड हैव ऑलमोस्ट 7 times द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्रेन. इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो है, मैं ये बात हम कर भी चुके हैं. दस द ऑक्सीजन डिलीवर टू द किडनी फार एक्सीड्स देयर मेटाबॉलिक नीड्स. इतनी चाहिए भी नहीं, उतनी आ रही है. क्या बात है यार किडनीज की. अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द किडनी is related to the high rate of active sodium absorption. तो सोडियम एब्जॉर्प्शन में सारी ऑक्सीजन यूज हो रही है जो भी हो रही है. If renal blood flow and GFR are reduced, the less sodium is filtered, and if the less sodium is filtered, less oxygen is consumed. ये बिल्कुल ऐसे है कि आप सारा पैसा खाना खाने में लगा देते हैं, अगर आप खाना ही नहीं खा रहे तो पैसा ही खर्च नहीं होगा. So that sort of thing, you know. सोडियम एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं हो रही. Therefore, the renal oxygen consumption varies in proportional to renal tubular sodium reabsorption, which in turn is closely related to the GFR. यानी अगर मैं इस पॉइंट पर GFR को बढ़ा दूं, इंक्रीज इन GFR, तो ज़्यादा फिल्ट्रेट आएगा, ज़्यादा सोडियम आएगा, ज़्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. इस स्टोरी को अपोजिट कर दें, GFR को कम कर दूं तो कम फिल्ट्रेट आएगा, कम सोडियम आएगा, कम सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, कम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा. ओके, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ रीनल ब्लड फ्लो, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग कि जो रीनल ब्लड फ्लो यानी कितना ब्लड किडनी में आएगा, दिस इज व्हाट वी कॉल रीनल ब्लड फ्लो, इज डिटरमाइंड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द रीनल वास्कुलेचर. यानी अगर रीनल आर्टरी प्रेशर को हम कैलकुलेट कर लें और उसमें से माइनस कर दें रीनल वेन का प्रेशर, तो आर्टरी जो ब्लड ला रही है और वेन जो ब्लड लेके जा रही है, और बीच में कितनी रेजिस्टेंस है, बीच में किडनी है ना, रेजिस्टेंस क्या है बेसिकली, यहाँ पे नेफ्रॉन्स हैं, इन नेफ्रॉन्स के इर्द गिर्द जितना भी वास्कुलेचर है, जिसके अंदर आफ्रेंट आर्ट्रियोल है, ईफ्रेंट आर्ट्रियोल है, वाजा रेक्टा है, तो ये अंदर की जो सारा कैपिलरी सिस्टम है, इट मेक्स द रेजिस्टेंस. और ये ब्लड आ रहा है तो ये आर्टरी है, ये ब्लड जा रहा है तो ये वेन है, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस. ये रेशो कहलाता है रीनल ब्लड फ्लो, या इट कंट्रोल्स द रीनल ब्लड फ्लो. अब इसको ऐसे ले लो, इस इक्वेशन को देखते हुए, अगर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है किडनी में तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज दैट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन. इफ समथिंग गोज अप हेयर इट हैज़ टू गो डाउन हेयर. अगर इसको उल्टा कर दें, वैस्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगी तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा. ये तो मैथमेटिकल देखकर आप बता रहे हो, लेकिन बायोलॉजिकली भी इट शुड मेक सेंस टू यू. नाउ सपोज दिस इज अ किडनी. ओके, इस किडनी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से नेफ्रॉन हैं, ये सारे नेफ्रॉन हैं, और रीनल आर्टरी यहाँ से आ रही है, रीनल वेन यहाँ से ब्लड लेके जा रही है. अब अगर ये जो नेफ्रॉन्स हैं, इन नेफ्रॉन्स में there is increase in pressure और vasoconstriction होती है. So pressure बढ़ने की वजह से what will happen, pressure बढ़ने की वजह से blood flow जो है वो कम हो जाएगा, because system ये है ना, renal artery है, फिर a set of different arteries and arterioles हैं, और आखिर में afferent arteriole है, और फिर capillary network है. So अगर capillary network में किसी भी वजह से resistance बढ़ गई, यानी constriction हो गई इस लेवल पे, तो पीछे से blood आगे आएगा नहीं, which means reduced renal blood flow. So resistance is very very important. Okay, now most of the renal vascular resistance
is residing in three major segments, and they include interlobular artery, afferent arteriole and efferent arterioles. तो ये जो afferent arteriole है, efferent arteriole है, और the glomerular capillaries, not actually the capillaries, even more than the capillaries, the interlobular artery, ये major contributors हैं towards the resistance. अगर ये resistance chart हम देखें तो किडनी में blood supply क्या है, देखें किडनी में blood supply major artery आती है renal artery, फिर वो divide होती है interlobar, arcuate, interlobular, फिर afferent, फिर glomerular capillaries, फिर efferent, फिर peritubular, और फिर interlobar, arcuate veins and renal. यही है ना सीक्वेंस सारा ब्लड का. ब्लड कम्स, ये हमने चैप्टर 26 में बहुत डिटेल में किया है कि ब्लड कम्स फ्रॉम द आर्टरी इनटू दिस सेट ऑफ स्मॉलर आर्टरीज, देन afferent arteriole, glomerular capillary, efferent arteriole, peritubular, small veins and vein. इनकी अगर आप रेजिस्टेंस देखें, सो रीनल आर्टरी में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इट्स ऑल गुड, लेकिन दिस इज द एरिया जहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस है. यू सी इट इंक्लूड्स द इंटरलोबुलर आर्टरी, afferent arteriole, glomerular capillary में भी काफ़ी कम रेजिस्टेंस है, और efferent arteriole में भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है. यू शुड नो कि व्हाट इज़ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ रेजिस्टेंस टू द रीनल ब्लड फ्लो, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा. दे आर रिलेटेड इनवर्सली टू ईच अदर. Okay, an increase in the resistance of any vascular segment of the kidney tend to reduce the blood flow. Again, same equation की बात हो रही है कि किसी भी वजह से कहीं भी resistance बढ़ेगी इन सब में से किसी भी सेक्शन में तो blood flow कम हो जाएगा. Okay, although changes in the arterial pressure have some influence on the renal blood flow, usually blood pressure changes से यानी arterial pressure चेंजेस से यूजुअली आवर ब्लड प्रेशर इज़ 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक. अगर ये बढ़ता है कम होता है तो किडनी में एक मैकेनिज्म मौजूद है ऑटो रेगुलेशन का. किडनी अपना ब्लड सप्लाई कांस्टेंट रखती है फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, ओके, बट फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इट मेंटेन्स इट ब्लड प्रेशर और ब्लड सप्लाई वाया ऑटो रेगुलेशन, सो नथिंग टू वरी अबाउट. नाउ ब्लड फ्लो इन द वाजर रेक्टा इज़. अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि किडनी में एक मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी कॉर्टेक्स, और एक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की थी मेड्यूला. मेरी पिछली वीडियो देख लें चैप्टर नंबर 26 की, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है. सो कॉर्टेक्स क्या था? कॉर्टेक्स वो द आउटर लेयर. इस आउटर लेयर में क्या थे? दे वर ऑल दी ग्लोमेरुलर बाउमेन कैप्सूल वाला पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. ऐसे ही था ना, यहाँ पे ये बाउमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस था, और फिर ये यूं नीचे जा रहे थे मेडुला के अंदर, लूप ऑफ हेनले एंड ऑल दीज थिंग्स. सो ब्लड सप्लाई मेजर जो है वो सप्लाई होती है टू द कॉर्टेक्स, क्योंकि कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस है, कॉर्टेक्स में बाउमेन कैप्सूल है, सारा फिल्ट्रेशन उधर ही होता है. सो द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी विच इज़ द रीनल कॉर्टेक्स रिसीव्स मोस्ट ऑफ द ब्लड सप्लाई एंड द मेडुला ओनली गेट्स 1 to 2%. और ये जो लूप ऑफ हेनले है इसके इर्द गिर्द यूं लंबी लंबी वेसल्स टर्न अराउंड करती हैं. दीज आर कॉल्ड वाजा रेक्टा, और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में. इस चैप्टर में ऑब्वियसली ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके, राइट. अब अगली जो हेडिंग आ रही है दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट वन वेयर वी टॉक अबाउट फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड रीनल ब्लड फ्लो. तो अभी जो रीनल ब्लड फ्लो की हमने बात की है, जो afferent arteriole है और जो फिल्ट्रेशन होती है वो कंट्रोल कैसे हो. अब तक का जितना हमने डिस्कशन किया उसको आपको एक बात जो समझ में आ गई वो ये कि अगर किडनी में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, लेट मी टेक यू टू डायग्राम. इस डायग्राम पे समझ लेते हैं, ऑल्दो किसी और कॉन्टेक्स्ट में है डायग्राम, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट you to understand. अगर blood flow बढ़ेगा, if there is increase in blood flow, then what will happen? GFR will increase. That's the simple story, okay? और blood flow का formula भी मैंने आपको बता दिया. किसी भी वजह से अगर resistance बढ़ेगी vasculature की तो blood flow कम हो जाएगा. Now think about it and then try to understand these headings, okay? They're pretty simple. The determination of the GFR is most variable and subject to the physiological control is the hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure glomerular capillary में जब बढ़ेगा उस वक्त जब रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा. ओके, नाउ दिस वेरिएबल इन टर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन. जब स्ट्रॉन्ग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है तो ब्लड वेसल्स जो हैं किडनी के अंदर, ये सारी ब्लड वेसल्स afferent arteriole, efferent arteriole, all these undergo strong vascular कंस्ट्रिक्शन. और जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो मुझे बताएं ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा किडनी में? कम हो जाएगा. कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द वैस्कुलेचर मींस इंक्रीज रेजिस्टेंस, और इंक्रीज रेजिस्टेंस का मतलब ये है डिक्रीज ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सिंपल स्टोरी. यानी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से जीएफआर पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जीएफआर विल गो डाउन. All this paragraph explains the same concept. Now there are some hormones and autocoid controls of renal function. For example,
example, norepinephrine, epinephrine, endothelin, all they constrict the renal blood vessels. And when they constrict the renal blood vessel, what will happen to the blood flow? The blood flow will decrease. The renal blood flow, RBF, this will decrease. What will happen to GFR? The GFR will also decrease. Okay, so norepinephrine, epinephrine, all these, endothelin, they all have the capacity for decreased GFR because they constrict the blood vessels. Okay, now angiotensin 2 is interesting. It also constrict the vasculature, but it constrict preferentially the efferent arteriole. अब जो efferent arteriole है, again if we go back to the concept of efferent arteriole, this diagram for example, अगर efferent arteriole, अब ये जो angiotensin 2 है ना, ये करता तो वैसे हर सेल पे काम कर सकता है, यहाँ भी वो एक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे आफ्रेंट आर्ट्रियोलर एंड पे नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं, सो ये आर्ट्रियोल को डायलेट कर देते हैं. सो एंजियोटेंसिन 2 जो है वो इसे कॉन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, बट काउंटर इफेक्ट जो है ना प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड का, वो डायलेट. तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि आफ्रेंट आर्ट्रियोल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन इफरेंट आर्ट्रियोल को ये कॉन्स्ट्रक्ट कर देगा. अब जब कॉन्स्ट्रक्ट करने की बात है तो कॉन्स्ट्रक्ट करने का मतलब है कि क्या होगा, यहाँ से ब्लड निकलेगा कम, ब्लड निकलेगा कम तो ब्लड यहाँ बढ़ जाएगा, ब्लड यहाँ बढ़ जाएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो GFR बढ़ जाएगा. सो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से GFR बढ़ता है क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्ट्रियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. सो दैट्स सॉर्ट ऑफ द स्टफ. ये आपको अगर पूरा ये वीडियो गौर से समझ रहे हो, सुन रहे हो ना, तो ये बातें समझ में आएंगी, वरना डायरेक्ट नहीं समझ में आएंगी. तो भाई वीडियो अगर नहीं पूरी सुनिए तो दोबारा सुन लो. अ पावरफुल रीनल vasoconstrictor is angiotensin 2 and it is largely acting usually on all cells, but चूँकि afferent arteriole में नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, दे काउंटरैक्ट द vasoconstrictor effect of the angiotensin 2, और ये मैंने आपको बात समझा दी. इन efferent arterioles however they are highly sensitive to angiotensin 2 because angiotensin 2 preferentially constrict the efferent arteriole. In most physiological condition, increase angiotensin level raises the glomerular hydrostatic pressure क्योंकि पीछे ज़्यादा ब्लड जमा हो जाएगा, and therefore it will ultimately increase the GFR, okay, while reducing the renal blood flow. Why reducing the renal blood flow? क्योंकि देखें हमने ये बात की है ना कि जब कभी कोई भी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी किडनी की तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम. ये एक्चुअली वाहिद इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, GFR बढ़ रहा है और ब्लड फ्लो कम हो रहा है. वरना यूजुअली ब्लड फ्लो जब कम होता है, रीनल ब्लड फ्लो व्हेनेवर इट इज़ डिक्रीज्ड, तो GFR इज़ आल्सो डिक्रीज भाई. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ GFR बढ़ रहा है, रीनल ब्लड फ्लो कम हो रहा है. ओके, सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो टू रिमेंबर. आपको रीज़न पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो क्यों कम हो रहा है, बिकॉज रेजिस्टेंस बढ़ रही है वैस्कुलेचर की, बिकॉज इफरेंट आर्ट्रियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है. और GFR क्यों बढ़ रहा है वो मैं आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में hydrostatic pressure बढ़ रहा है. Okay, it should be kept in mind that increased angiotensin 2 formation usually occurs in the circumstances associated with decreased arterial pressure or volume depletion. So for example accident हो गया है, बहुत ज़्यादा volume loss हो गया है, ऐसी condition में kidneys में GFR नहीं बनेगा क्योंकि blood flow कम हो जाएगा. Accident में volume deplete हो गया है तो kidneys तक blood नहीं जा रहा, अब GFR नहीं बन रहा, kidney ख़त्म हो सकती है, ख़राब हो सकती है, shock में जा सकती है. तो ऐसी situation में angiotensin 2 रिलीज़ होता है ताकि GFR को मेंटेन किया जाए, GFR निकलता रहे और ब्लड फ्लो कम तो हुआ वही है ऑलरेडी, है ना. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंटिंग द डिक्रीज इन GFR. इट मेंटेन्स द GFR. एंजियोटेंसिन 2, व्हाट एन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. एट द सेम टाइम दो द रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो कम हुई है ना, कॉजेज बाय efferent arterial constriction contribute to the decreased flow through the peritubular capillaries, जिसकी वजह से सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. अब जो सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ती है उससे भी वाटर रिटेंशन होता है, एंड ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड इफेक्ट. आपका जो GFR है वो इंक्रीज़ हो रहा है, देयर इज़ इंक्रीज GFR. आपका किसी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है वो कम हुआ है, लेकिन सोडियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो गई है जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो आपका वॉल्यूम है वो रीस्टोर होने की तरफ जा रहा है. ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं एंजियोटेंसिन 2 के, बिकॉज इट कॉन्स्ट्रिक्ट द इफरेंट आर्ट्रियोल. ये ज़रा पढ़ लो, रोक के वीडियो रिवाइंड करके देख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये.
बाद में मत कहते रहना कि समझाया नहीं, बहुत ही अच्छे से समझा दिया भाई, गौर से सुन लो इसको, ठीक है। नाउ अनदर फैक्टर विच इज़ कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये जो वैस्कुलेचर है किडनी का उसको डायलेट करता है। जब ये डायलेट करेगा तो मुझे बताएं रीनल ब्लड फ्लो का क्या होगा, बढ़ जाएगा। जीएफआर का क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रीनल ब्लड फ्लो बढ़ गया है तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट्स प्रीटी सिंपल स्टफ। Prostaglandin and bradykinin, they also do the same thing. They decrease the vascular resistance and therefore increase the GFR. Same story, nitric oxide वाली। nitric oxide और bradykinin, prostaglandin, इन सब से blood vessel का size बढ़ रहा है, renal blood flow बढ़ रहा है, GFR बढ़ रहा है, all that simple thing, okay? Right, now we have to talk about autoregulation of glomerular filtration rate and renal blood flow. So kidney has an intrinsic property of not being affected by the blood pressure. वरना देखें किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो किडनी की ब्लड सप्लाई बढ़ रही है, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो किडनी की ब्लड सप्लाई कम हो रही है। किडनी ने ऐसा सिस्टम रखा ही नहीं है, किडनी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहे, अपनी ब्लड सप्लाई कांस्टेंट रखता है। इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं ऑटो रेगुलेशन। तो आइए देखते हैं ज़रा कि उसमें कौन से फीडबैक मैकेनिज्म लूप्स इन्वॉल्व हैं। देखो भाई, बात सारी अब तक की ये है कि अगर किडनी की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई कम होगी तो जीएफआर कम होगा। ये तो सिंपल फंडा है। अब ये जो ब्लड सप्लाई का सिलसिला है ना, ये किडनी ने मास्टर कर लिया है कि मैं खुद कंट्रोल करूं, कोई और ना कंट्रोल करे। सो द फीडबैक मैकेनिज्म इंट्रिंसिक टू किडनीज नॉर्मली कीप द रीनल ब्लड फ्लो एंड जीएफआर रिलेटिवली कांस्टेंट डिस्पाइट चेंजेस इन द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब मैं ये सारी स्टोरी आपको समझाता हूँ किस तरह से। देखो, ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, पूरा टेक्स्ट बेसिकली फिर यही है। यहाँ पे दिस इज द ग्लोमेरुलस इन द सेंटर, दिस इज द बॉम्बिन कैप्सूल, यहाँ से नेफ्रॉन आगे कंटिन्यू कर रहा है। वन ऑफ देम दिस इज द afferent arteriole, दिस इज द efferent arteriole, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, दिस इज द डिस्टल ट्यूब्यूल। ओके, और ये इसलिए क्योंकि टर्न्स और कर्व्स होते हैं पूरे नेफ्रॉन के अंदर। सो इफ दिस इज द बॉम्बिन कैप्सूल, देन दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ ऑनले, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बेसिकली जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो आफ्रेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल के बिल्कुल करीब आ जाता है। तो इसका सेक्शन अगर करके देखें तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। अब जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसमें देयर आर स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स एंड दीज आर नोन एज मैक्यूला डेंसा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन सेंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम विद इन द यूरिन। तो यूरिन के अंदर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सारे यूरिन गुजर रही है ना, तो इसके अंदर सोडियम कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करना इन सेल्स का काम है, विच आर कॉल्ड मैक्यूला डेंसा सेल्स। नाउ दीज मैक्यूला डेंसा सेल्स हैव द कैपेसिटी टू सेंस द सोडियम आयन विद इन द यूरिन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट, ये जो आफ्रेंट और ईफरेंट आर्टेरियोल्स है, इसमें नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स, दीज वंस। और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इनको नाम दिया जाता है JG सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये सारी कहानी ऑटो रेगुलेशन की यहीं से होती है, और अब इसको हम पढ़ लेते हैं तो बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। नाउ दीज मैकेनिज्म्स स्टिल फंक्शन इन द ब्लड, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑटो रेगुलेशन ये मैं बस समझा चुका हूँ। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो ऑटो रेगुलेशन इन मोस्ट टिश्यूज इज अदर। यहाँ इस पैराग्राफ में ये बात हो रही है बेसिकली कि बाकी सारे टिश्यूज़ को फिगर है ऑक्सीजन सप्लाई की, लेकिन किडनी को तो ऑलरेडी इतना ब्लड मिल रहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई जितनी चाहिए उससे ज़्यादा मिल रही है। किडनी में हाई ब्लड सप्लाई और हाई ब्लड फ्लो और हाई जीएफआर का पर्पस है टू गेट रिड of the waste products. Okay, the GFR normally remains relatively constant under, you know, even the blood pressure is changing. I mean high changes such as 70-75 इतना कम भी हो जाए blood pressure, या 160-80 भी हो जाए, so there are only 10% change noticed in the GFR, and that is very important. अगर blood pressure के साथ किडनी के GFR चेंज होना शुरू हो जाए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, Now, although the renal, why this is important, मैं क्यों कह रहा हूँ कि GFR को कांस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए कुछ नंबर्स यहाँ दिए हैं। देखो, नॉर्मल GFR हमारा एक नंबर है 180 लीटर्स पर डे फॉर एग्जांपल, और जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन है वो उसमें से 178.5 रीएब्जॉर्ब हो जाता है, तो सिर्फ 1.5 लीटर बॉडी से निकलता है। दैट इज़ द अमाउंट दैट वी गेट रिड ऑफ यूजुअली डेली। ओके, ओनली 1.5 लीटर। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब GFR कांस्टेंट रहेगा। अब अगर ऐसा होता कि ब्लड प्रेशर बढ़ा और जीएफआर बढ़ ही गया, भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया, तो बेसिकली किडनी बहुत ज़्यादा यूरिन बनाना शुरू कर देती। सो बाय चेंजिंग द ब्लड प्रेशर, यहाँ पे कुछ नंबर्स इन्होंने दिए हैं कि इफ़ देयर इज़ 25% इन द जीएफआर जस्ट बिकॉज द ब्लड प्रेशर रेजेस फ्रॉम 100 to 125,
इफ दिस वाज द चेंज, यूजुअली इतना चेंज नहीं होता, लेकिन बात हो रही है कि इफ दिस वाज द चेंज देन किडनी वुड हैव स्टार्ट रिलीजिंग 46.5 लीटर्स ऑफ यूरिन। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी तो सारा प्लाज्मा खत्म हो जाता है, योर बॉडी वुड हैव बीन डिप्लीटेड इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, सो ब्लड बॉडी वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाती। तो नेचर ने एक सिस्टम ऐसा रखा है कि भाई ब्लड प्रेशर चेंज होने के साथ जीएफआर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। किडनी की पूरी कोशिश होती है कि जीएफआर को कांस्टेंट रखा जाए और सिर्फ 1.5 लीटर एक्सक्रीट किया जाए ताकि बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अब ये जो मेंटेनेंस है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑटो रेगुलेशन के प्लेयर्स हैं और उन प्लेयर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो किस तरह होता है। सो रीनल ऑटो रेगुलेशन प्रिवेंट्स लार्ज चेंजेस इन द जीएफआर एंड दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ अ फिनोमिना कॉल्ड द ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फीडबैक। ओके, इसमें होता क्या है? द किडनीज हैव अ स्पेशल फीडबैक मैकेनिज्म दैट लिंक्स द चेंजेस इन सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन at the macular densa. अब मैंने आपको macular densa बता दिया. These are specialized cells in the distal tubule, okay, with the control of the renal arterial resistance, and this is called the autoregulation. This feedback helps ensure a relatively constant delivery of sodium chloride to the distal tubule and helps prevent any fluctuations. In many circumstances, this feedback autoregulates the renal blood flow and GFR in parallel. And how does it work? The tubulo-glomerular feedback mechanism has two components. Number one, afferent arteriolar feedback mechanism and efferent arterial feedback mechanism. These feedback mechanisms are depending on specialized cells which are called juxtaglomerular cells. पढ़ते हैं इसके बारे में मज़ीद। The juxtaglomerular complex consists of macula densa, which is the initial portion of the distal tubule, and JG cells, the juxtaglomerular cells, in the wall of the afferent and the efferent arterioles. The macula densa is a specialized, ये वाला macula densa is the specialized group of cells which is specifically designed to sense the sodium concentrations in the urine. Okay, now decreased macula densa sodium causes dilation of afferent arteriole and increases the renin release. सुनिए भाई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम पे एक अलग वीडियो भी बनाई है, बट एनीवेज दिस इज हम गाइडेंस से पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेते हैं। द मैक्यूलर डेंसा सेल सेंसेस चेंजेस इन सोडियम क्लोराइड डिलीवरी टू द डिस्टल ट्यूब्यूल। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट डिक्रीज जीएफआर, किसी भी वजह से अगर जीएफआर डिक्रीज होगा, से फॉर एग्जांपल देयर इज डिप्लीशन ऑफ बॉडी वॉल्यूम, डायरिया है, वॉमिटिंग है, ब्लीडिंग हो गई, एक्सेसिव बॉडी वॉल्यूम लूज हो गया, तो जीएफआर कम हो जाएगा। अगर जीएफआर कम होगा देन व्हाट विल हैपन कि द जीएफआर या द यूरिन स्लोज द फ्लो रेट इन द लूप ऑफ हैनले, आराम से यूरिन गुजरेगा फ्रॉम द लूप ऑफ हैनले एंड दिस विल कॉज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन थ्रू आउट द नेफ्रॉन। तो एज अ रिजल्ट जब मैक्यूलर डेंसा तक यूरिन पहुंचेगी तो उसमें रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होगी। सो अगर आप इस लूप को देखें, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंट, वॉमिटिंग, डायरिया, डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। जब डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर होगा तो डिक्रीज जीएफआर होगा और डिक्रीज डीएफआर की वजह से बहुत ही स्लोली पूरे नेफ्रॉन से यूरिन गुजरेगा, तो मैक्यूलर डेंसा को यहाँ फील होगा कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो गई है और जैसे ही उसको ये पता लगेगा कि जी सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हुई है, देयर विल बी टू थिंग्स हैपनिंग। ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल है इसमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, यानी ये आर्टरी डायलेट कर जाएगी और आर्ट्रियोल डायलेट इसलिए कर रहा है ताकि ज़्यादा ब्लड इसमें आए, क्योंकि इनिशियल प्रॉब्लम क्या था, जीएफआर कम हो गया था ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, और जैसे ही जीएफआर कम हुआ था उस जीएफआर को दोबारा मेंटेन कर रहे हैं बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अफरेंट आर्ट्रियोल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड यहाँ पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा जीएफआर बने। और एक तो इफेक्ट ये हुआ, दूसरा इफेक्ट ये होता है कि इट ऑल्सो स्टार्ट्स रिलीजिंग रेनिन, तो रेनिन का रिलीज हो जाता है। सो डिक्रीज इन द सोडियम क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन हैज़ टू इफेक्ट्स। नंबर वन, इट डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो थ्रू द अफरेंट आर्ट्रियोल, एंड नंबर टू, इट इंक्रीजेज द रेनिन रिलीज फ्रॉम द जेजी सेल्स ऑफ द अफरेंट एज वेल एज द इफरेंट आर्ट्रियोल। अब ये जो रेनिन है रिलीज फ्रॉम दीज सेल्स देन फंक्शन via the enzymatic system, formation of angiotensin 1 and ultimately angiotensin 2। और ये angiotensin 2 आपको पता है it affects on efferent arteriole, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, और efferent arteriole को कॉन्ट्रैक्ट करने का इफेक्ट हम पिछली अभी सेक्शन में वीडियो के पढ़ चुके हैं कि अल्टीमेटली जीएफआर बढ़ेगा। सो जो जीएफआर बढ़ने का मैकेनिज्म है वो रिक्वायर्ड भी है ना यहाँ पे, क्योंकि जीएफआर कम हुआ है। अब किडनी की कोशिश ये है कि एक इस मैकेनिज्म से और एक इस मैकेनिज्म से जीएफआर को वापस रीस्टोर
रिस्टोर किया जाए, और इसे ही हम कहते हैं ऑटो रेगुलेशन. सो अगेन मैं स्टोरी को रिपीट करता हूँ. फॉर एनी रीज़न इफ देयर इज डिक्रीज GFR सच एज बाय रिडक्शन इन आर्टेरियल प्रेशर, सच एज बाय एक्सेसिव वॉमिटिंग, सच एज बाय डायरिया, वॉल्यूम डिप्लीशन, whatever, there will be reduced hydrostatic pressure and decreased GFR. Now decreased GFR की वजह से यूरिन नेफ्रॉन से स्लो गुजरेगा. स्लो गुजरने की वजह से सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, और जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो मैक्युलर डेंसा तक कम पहुंचेगा. देयर विल बी लो सोडियम इन द मैक्युलर डेंसा. अब मैक्युलर डेंसा ने दो काम करने हैं. नंबर वन, आर्टेरियोल अफरेंट का साइज बढ़ा देना है ताकि ब्लड सप्लाई ज़्यादा है, और इफरेंट को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना है बाय एंजियोटेंसिन 2. All these efforts will increase the GFR to restore it. That's the whole story. Okay? और इस mechanism के through ये जो components हैं इसे हम tubulo-glomerular reflex इसलिए कहते हैं because this is the tubule, this is the glomerulus. Tubulo-glomerular reflex. इसकी वजह से, इस feedback की वजह से GFR maintained रहता है. Okay? These two components of the tubulo-glomerular feedback mechanism operating together by the way of a special anatomical structure, क्योंकि ये सब एक साथ जमा हैं यहाँ पे, they are all there, auto-regulation is possible. Okay? And so actually very nice यार. आपकी पूरी बॉडी के अंदर इतने सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें ये सोडियम सेंसिंग डिवाइस लगी हुई है. These are the sodium sensors which actually feel कि क्या करना है. एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ करना है, रेनिन निकालना है, इसको डायलेट करना है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना है. इस सिनेरियो में हमने डिस्कस किया कि अगर GFR कम होगा तो कैसे ये ऑटो रेगुलेट होगा. ठीक है. अब आप यू कैन इमेजिन अगर एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक कर दें, इफ़ यू यूज़ ड्रग्स, ब्लड प्रेशर के लिए ये ड्रग्स यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए. इफ़ यू स्टॉप एंजियोटेंसिन 2 जॉब, एंजियोटेंसिन 2 का काम ख़त्म करने का मतलब ये है कि GFR जो बढ़ रहा था वो बढ़ेगा नहीं, एक्चुअली कम होगा. देयरफॉर वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ यूजिंग एंजियोटेंसिन 2 इज़ रिडक्शन इन द GFR, समटाइम्स सो मच सो कि देयर इज़ एक्यूट किडनी शटडाउन. सो ब्लॉकेज ऑफ एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन फर्दर reduces the GFR. So if you are using angiotensin 2 blockers जो blood pressure conditions में use करते हैं, या आप GFR को danger कर रहे हैं, GFR कम हो रहा है, and it can actually lead to sometimes kidney failure. Okay? So blood pressure कम करने के चक्कर में निकले थे और kidney failure हो गया because इनका side effect है decrease GFR. देखो फार्मा ऐसे linked है फिजियो के साथ. ये आपको कॉन्सेप्ट, मतलब अक्सर मैं स्टूडेंट से ये सवाल करता हूँ कि यार एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉकर्स से GFR कम कैसे होता है. साइड इफेक्ट है ना. वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ 82 इज़ रिड्यूस GFR. बच्चे बता नहीं पाते क्योंकि फिजियोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ी होती. फिजियोलॉजी अगर आप ढंग से पढ़ लेंगे देन यू आर फाइन. Another that's the prime regulatory system. ये प्राइमरी ऑटोमेटिक कंट्रोल है GFR का. ओके? एक और सिस्टम है विच इज़ कॉल्ड द मायोजेनिक रेगुलेशन. यार ये मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट इस पर डिबेटेबल हैं, आर्ग्यू करते हैं कि पता नहीं ये कोई बहुत ही कारामत सिस्टम है भी या नहीं. बट द पॉइंट इज इट इज़ लाइक इलास्टिक सिस्टम. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इफ़ देयर इज़ हाई ब्लड प्रेशर, तो जो आर्टेरियोल्स हैं उसमें एक डिस्टेंशन होती है, एक इलास्टिक इफेक्ट होता है, उसमें स्ट्रेच आता है, सो दे बाउंस बैक. और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो रीनल ब्लड फ्लो बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा. बट जब ये बाउंस बैक करेंगी आर्टरीज तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा. इसे कहते हैं मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन. एज सिंपल एज दैट. ओके? अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस उन्होंने किया विच इज़ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट. मैं इस पर 1 मिनट लगाता हूँ फिर हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. हाई प्रोटीन इंटेक एंड हाई ग्लूकोज इंटेक दे एक्चुअली इंक्रीज द रीनल ब्लड फ्लो एंड GFR. ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम पे समझा देता हूँ. इफ़ यू ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, यानी बहुत ज़्यादा अंडे खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, बुटियाँ खा रहे हैं, सो प्रोटीन इंजेक्शन से आपकी बॉडी में अमाइनो एसिड का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा. और जब अमाइनो एसिड ज़्यादा बढ़ेंगे तो ये फिल्टर भी ज़्यादा होंगे, फिल्टर ज़्यादा होंगे तो बॉडी में रीएब्जॉर्ब भी, क्योंकि इसकी कहानी ये है कि ये नेफ्रॉन है और ये प्रॉक्सिमल क्रोमोलिटिक ट्यूब्यूल है और लूप ऑफ हेनले. तो यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होती है तो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं और फिर दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब जब ये रीएब्जॉर्ब होते हैं तो यूजुअली रीएब्जॉर्ब अलॉन्ग विद सोडियम. तो होगा ये, जब आप ज़्यादा प्रोटीन खाओगे तो ज़्यादा अमाइनो एसिड होगा, तो ज़्यादा अमाइनो एसिड फिल्टर होगा और फिर ज़्यादा अमाइनो एसिड रीएब्जॉर्ब भी होगा और रीएब्जॉर्प्शन में अपने साथ सोडियम को ले जाएगा. जब ये सोडियम को अपने साथ रीएब्जॉर्प्शन में ले जाएगा तो मैक्यूलर डेंसा तक सोडियम कम पहुँचेगा. डिक्रीज मैक्यूलर डेंसा सोडियम क्लोराइड. अब मैक्यूलर डेंसा को तो किसी भी वजह से सोडियम अगर कम पहुँचेगा तो मैक्यूलर डेंसा विल डू अ कपल ऑफ थिंग्स. मैक्यूलर डेंसा ने ये काम करना है. मैक्यूलर डेंसा ने
अफरेंट आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस को कम करना है और रेनिन रिलीज करके एंजियोटेंसिन 2 इट विल ट्राई टू रीस्टोर द जीएफआर। तो ये जीएफआर को बढ़ाएगा, जिसका मतलब ये है कि हाई प्रोटीन डाइट, एंड सेम इज द स्टोरी फॉर ग्लूकोज, हाई प्रोटीन एंड हाई ग्लूकोज डाइट से जीएफआर बढ़ जाएगा। कभी नोटिस करना, अगर बहुत ज़्यादा गोश्त या ग्लूकोज खा लिया तो वॉशरूम ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जीएफआर ज़्यादा है, यूरिन ज़्यादा बन रहा है। एंड नाउ यू नो द फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस। इन तमाम ब्लू बॉक्सेस में यही सब लिखा हुआ है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। देयर आर सम अदर फैक्टर्स एक्सप्लेन्ड हियर, बट ये अगले चैप्टर्स में डिटेल से आएंगे, तो मैं अभी इनको टच नहीं कर रहा। आई थिंक दैट वॉज एन अमेजिंग, इम्पॉर्टेंट एंड डिटेल्ड वीडियो। प्लीज़ वॉच द वीडियो, शेयर विद योर कॉलीग्स, इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।